हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो के अंदर। आप लोग देख रहे हैं मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर प्रीतिका कौल। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको कराऊंगी, तो यार मैं अपने प्रॉमिस के साथ यहाँ बिल्कुल रेडी हूँ। यार आज की वीडियो के अंदर हम लोग ना किंगडम फंजाई को करने जा रहे हैं। यार देखो, मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चे ना हमेशा स्टार्टिंग में बोलते हैं कि मैम फंजाई नहीं समझ आया, क्योंकि इतनी लंबी कहानी है, फिर एग्जाम्पल्स भी हैं, फिर उसकी क्लासेस भी है, क्लासिफिकेशन भी है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ना क्या था। इतना लंबा चैप्टर है कि पुराना सब भूल जाता है। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ, दैट इज़ आई एम गोना हेल्प यू टू मेक न्यूट्रिशियस नोट्स। न्यूट्रिशियस नोट्स का मतलब है यार कि आपके नोट्स एकदम बढ़िया बन जाएंगे। आपको एक संक्षेप में, क्रिस्प फॉर्म में मैं पूरा फंगल क्लासिफिकेशन कराने वाली हूँ। तो यार ये मेरा स्टाइल है, ये कहीं आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। ये सबका क्या कहते हैं इसको, एक ना कलेक्ट किया हुआ है मैंने, जो बेस्ट वे में होना चाहिए। तो मुझे वीडियो में ज़रूर बताना आपको ये नोट्स बनाने कैसे लगे। यार इन नोट्स में आपको सारा मटेरियल कवर हो जाएगा, नीट के लिए भी और आपके 11 या जिस भी क्लास में भी आप 12th या जो भी हो, सो सबके लिए इसमें सही रहेगा। चलो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट। चलो सीधे बात करते हैं, काम की बात पे आते हैं। पहले तो यार किंगडम फंजाई की बात करते हैं। यार किंगडम फंजाई एक ऐसा किंगडम है जहाँ के ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे। ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेल्ड, ठीक है, ऑब्वियसली मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेल्ड एंड यूकैरियोटिक। ऑब्वियसली सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे। यीस्ट क्या है, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, कमेंट्स में बताना। मल्टी सेल्ड यूकैरियोट्स, अच्छा, what are they? Do you think they are photosynthetic? No, they are not. They are achlorophyllous. तो लिखिए they are achlorophyllous. achlorophyllous ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए। achlorophyllous मतलब क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल एब्सेंट, क्लोरोफिल एब्सेंट। ऑब्वियसली यार फोटोसिंथेटिक थोड़ी ना है, ठीक है, ये मेन बात, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि यार फंजाई ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जहाँ पे देखने को मिलती है इन द मॉर्फोलॉजी एंड इन देयर हैबिटेट। तो बहुत सारी इनकी शक्लें बदलती रहती हैं, बहुत सारे फॉर्म्स चेंज करते रहते हैं, कभी थ्रेड लाइक हो जाते हैं, कभी स्पोर जैसे बनाते हैं। तो इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत वेरिड है और हैबिटेट भी बहुत वेरिड है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे डाइवर्सिटी इन morphology and habitat, ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, फंजाई के बारे में सारी चीज़ें करनी है। तो यार आज इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा तुमको, बस दिल थाम के बैठे रहो और साथ साथ में अपनी कॉपीज़ नोटबुक ज़रूर खोल के नोट्स बनाना यार। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बाय द वे, अगर आपको चाहिए कि ये जो मैं लिख रही हूँ ये एज इट इज़ आपको नोट्स की फॉर्म में आप तक पहुँच जाए, तो आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉपी मतलब वहाँ से देख लेना, आपको मिल जाएगा, फिर नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी इन हैबिटेट एंड द नेक्स्ट थिंग, यार फंजाई में ना बहुत सारे मेंबर्स हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स, जाइगोमाइस, बहुत कुछ है। आपको पता है देयर आर 3 मेजर पैरामीटर्स जिसकी वजह से इस फंजाई में डाइवर्सिफिकेशन है। 3 ऐसे रीजंस हैं। कौन कौन से 3 रीजन है, लिखिए अपनी कॉपी में। नंबर 1, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ माइसीलियम। अब आप बोलोगे मैम माइसीलियम किसको कहते हैं, मैं अभी सारा आराम से कराने वाली हूँ, पर ये अपने नोट्स में लिखते जाओ, सब करेंगे, एक एक वर्ड करेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है ये भी मैं अभी करवाऊंगी, घबराओ मत, बस लिख लो, फटाफट अपने नोट्स में डाल लो, आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, देन इज फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। यार फ्रूटिंग बॉडी पता क्या होता है, इससे फंजाई रिप्रोड्यूस कर पाता है एसेक्सुअली। फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन, अभी आप लिखो, शांति से लिखो। एंड थर्ड वन इज मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कौन से स्पोर्स बनते हैं, स्पोर क्या होता है ये भी मैं करवाऊंगी।
तो यार ये पहले पेज पर आपकी कॉपी में ऐसे नोट्स बन जाने चाहिए, क्योंकि यार ये हमें पता होना चाहिए ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से, ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इज डन। क्लासिफिकेशन बेसिस, सो दीज आर दी, या आप कह सकते हो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन बेसिस। सो 3 पॉइंट्स, कई बार तो हो सकता है नीट में सीधा यही क्वेश्चन आ जाए, आया भी हुआ है 2013 के अंदर कि सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन ऑफ द फंगल क्लासिफिकेशन, और एक ऑप्शन में लिखा था पिगमेंटेशन। तो ऑब्वियसली पिगमेंटेशन उसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई पिगमेंट है ही नहीं, है ना। तो यार ये 3 चीज़ें हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। सो दीज आर द 3 रीजन्स जिसकी वजह से फंजाई के डिफरेंट कैटेगरीज बने हुए हैं। अगर आपने आज तक कभी भी फंगस नहीं पढ़ा है, आप इस वीडियो को बड़े मस्त बिंदास देखो, नोट्स बनाओ, सब समझ आ जाएगा। अगर आप रिपीटर्स हो, आपको कुछ पता है, तब भी आपके लिए जो भी पढ़ रहा है कोई भी इसको फॉलो कर सकता है, अच्छे से नोट्स बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू नो मोर अबाउट फंजाई कि यार होता क्या है। ठीक है मैम, ये आपने लिखवा तो दिया, मल्टी सेल्ड है, यूकैरियोटिक है, एक क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल नहीं है, डाइवर्सिटी है, मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में, यार ये भी एनसीईआरटी वाली बातें हैं, इसलिए मैं इनको स्टार बना देती हूँ, ठीक है। और दीज आर द 3 रीजंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस पे भी यार 5 स्टार लगा लो, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ये आपको थोड़ा मशरूम सा दिख रहा है, ठीक है, यही फंगस है। तो यार मशरूम खाए भी जा सकते हैं, फंगस खाए भी जाते हैं, और कुछ फंगस पॉइजनस भी होते हैं, है ना, लाइक अमैनिटन सीजेरिया। तो ऐसा बोला जाता है कि अमैनिटन सीजेरिया वॉज यूज टू किल दिस सीज़र, रोमन सीज़र था शायद से, उसको मारने के लिए उसको दिया गया था, ठीक है। तो यार एडिबल भी होते हैं फंजाई, नॉन एडिबल भी होते हैं। आ जाओ फटाफट से हम लोग ना फंजाई के हैबिटेट को देख लेते हैं। आधे बच्चों का मुंह बन जाएगा, ए मैम क्या गंदी गंदी फोटोज़ दिखा रहे हो, बट दैट्स द रियल फैक्ट। फंजाई का हैबिटेट मैंने जैसे कि बताया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसकी अपीयरेंस में, इसके हैबिटेट में। बेसिकली फंगाई पता है कहाँ ग्रो करता है, फंजाई कहाँ ग्रो करता है, ग्रो करता है जहाँ पे भी ना थोड़ा मॉइस्चर हो, शेडी प्लेस हो और वार्म कंडीशन हो। सो बेसिकली क्या चाहिए इसको, थोड़ी सी वार्मथ चाहिए, वार्म कंडीशन चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट या ह्यूमिड भी बोल सकते हो, मॉइस्ट या ह्यूमिड कंडीशन चाहिए इसे, ठीक है। सो दैट इज़ वेयर इट सर्वाइव्स, ठीक है, नॉर्मल मीजोफिलिक रेंज में, जैसे 37 डिग्री के थोड़ा आसपास, ठीक है, ऐसा वार्म, थोड़ा सा वार्म, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस जो इसको बोलता है कि आओ बेटा फंजाई फूलो फलो, दीज आर द कंडीशन दैट फंजाई लाइक्स, ठीक है। अच्छा आधे बच्चे ना फंजाई को फुंगी बोलते हैं, तो यार इसको फुंगी मत बोलो, बहुत बेइज्जती होगी बेचारे फंजाई की। सो इट इज़ फंजाई और फंगाई इज़ ओके बट नॉट फुंगी, फुंगी बड़ा रूड हो जाएगा। चलो अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यार, क्वेश्चन कैन कम ऑन दिस फॉर्मेट ऑल्सो, कि ऐसा फंगस जो काउडंग पे ग्रो करे उस फंगस को क्या कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये कहाँ से आ गया, यार एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इस पर्टिकुलर वर्ड को बोलते हैं कॉप्रोफिलस फंजाई। यस, क्या बोलते हैं, कॉप्रोफिलस फंजाई। तो यार फंजाई अगर काउडंग पे ग्रो कर रहा है तो कॉप्रोफिलस फंजाई, अगर लकड़ी पे, लकड़ी 2 टाइप की है, एक तो ये है ना ट्री का है ना, तो अगर ट्री पे ग्रो कर रहा है देन इट इज़ कॉल्ड कॉर्टिकोकोलस फंजाई। लेकिन अगर नॉर्मल लकड़ी पर है तो इसको बोलते हैं एपीजाइलिक, एपी मतलब अबव, जाइलिक मतलब जाइलम, जाइलम इज कॉल्ड वुड। एंड नाखून में अगर ग्रो कर रहा है या किसी के सींग में ग्रो कर रहा है तो आप इसको बोलते हो केरेटानोफिलस, केरेटिन का बना हुआ ना इसलिए, ठीक है। तो आ जाओ लिखते हैं हमें इसे। सो इफ़ इट ग्रोज ऑन काउडंग, ऑन काउडंग पहले हम लिखते जाते हैं, ये काउडंग है और ये ट्री बार्क है, ट्री बार्क है, दिस वन इज वुड। कभी कभार जली हुई लकड़ी पे भी ग्रो करता है, बर्न्ट वुड पे भी ग्रो करता है, जी हाँ, बर्न्ट वुड पे अगर ग्रो करता है तो इट इज कॉल्ड जाइलोफिलस, ठीक है। मेन आपको जो मैंने लिखवाना था लिखवा दिया, ऑन नेल्स, थॉर्न्स, इस पे भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो नाम क्या है, उनके नाम लिखने ज़रूरी है, तो लिखिए ऑन काउडंग इट इज़ कॉल्ड कॉप्रोफिलस,
कॉप्रोफिलस, यार ये वर्ड इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा। देन ट्री बार्क वाला कॉर्टिकोलस, एनसीईआरटी ने नहीं दिया पर आपको पता होना चाहिए, कॉर्टिकोलस। देन वुड पे ग्रो कर रहा है तो एपीजाइलिक, एपी मतलब अबव, जाइलिक मतलब जाइलम, और जाइलम का मतलब वुड, ठीक है। ट्री बार्क कॉर्टिकोलस, वुड में हो गया एपीजाइलिक, एंड ऑन नेल्स पे अगर ग्रो कर रहा है तो इट वॉज केरेटानोफिलस। क्या था? केराटिनोफिलस, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स दैट यू रियली नीड टू नो। रिमेंबर होगा, याद हो जाएगा। काउडंग वाला कॉप्रोफिलस, ट्री बार्क वाला कॉर्टिकोकोलस, वुड वाला एपिजाइलिक, और नेल थॉर्न्स पे अगर ग्रो कर रहा है तो इट इज़ केराटिनोफिलस। लोगों के ना स्कैल्प में भी ग्रो करने लग जाता है फंगस, फिर डॉक्टर उनको कहता है कि आप एंटी फंगल शैम्पू यूज़ करो, तो होता है। तो यार आपको नहीं ये सब देख के ऐसा फील हो रहा है, हाइजीन इज़ लवली? डोंट यू फील दैट? सो यस, हाइजीन इज़ लवली। इसलिए यार ऐसी कोई कंडीशन मत बनाओ अपने शरीर में कि जहाँ पे वार्म, मॉइस्ट या ह्यूमिड कंडीशंस बन रही हैं। यार जहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे फंगस नहीं ग्रो करेगा। तो अगर आप थोड़े से हाइजीनिक हो, नहा धो के टॉवल से अच्छे से अपने आप को कर लेते हो क्लीन अप, तो यू आर फ्रेश एंड फ्री फ्रॉम फंगल स्पोर्स या फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो यार हाइजीन को बनाए रखो और फंजाई को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म का मतलब है, अच्छा हाँ, ब्रेड पे भी ग्रो करती थी। यहाँ पे मैंने फोटो नहीं लगाई, बट आई थिंक यू नो ऑलरेडी, ब्रेड पे तो ग्रो करती है, घर में हमने कितनी बार देखा है ना। तो अगर इफ़ इट ग्रोज ऑन ब्रेड देन व्हाट इज़ इट कॉल्ड? तो यार इसको ब्रेड मोल्ड कहते हो, जैसे कि राइजोपस। राइजोपस इज़ अ ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉप्रोफिलस का एग्जाम्पल है म्यूकॉर, एग्जाम्पल म्यूकॉर लिख लो। ये एनसीईआरटी वाले, इसलिए इनकी इज्जत मैंने ज़्यादा करवा दी, ठीक है। राइजोपस हो गया ब्रेड मोल्ड, और अगर इट इज़ ग्रोइंग ऑन काउ डंग यू, लेकिन फिर भी इट इज़ कॉल्ड म्यूकॉर, मतलब या वी विल सी दैट। नाउ मूविंग फर्दर, बच्चे इसका बॉडी फॉर्म कैसा है, क्या इसका शेप है? मैम हमने तो फंगस को सिर्फ मशरूम की फॉर्म में देखा है, और बस यही देखा है मैम, या कभी कभार पेड़ वेड़ पे देख लिया, बट दैट्स नॉट ऑल। वो कंप्लीटली आप नहीं कह सकते हो कि दैट दिस इज़ द एंटायर फंगस। फंजाई की यार स्वैग है जीवन में उसकी, ठीक है। वो जो तुम देख रहे हो ना, वो बहुत सारा एक अक्यूमुलेटेड फॉर्म है। किसका अक्यूमुलेटेड फॉर्म है? किसका बिल्डअप फॉर्म है? बेसिक रिपीटिंग यूनिट का, दैट इज़ कॉल्ड हाइफे। अब यहाँ तुम्हें धागे धागे दिखाई दे रहे होंगे, ये फंगस के धागे हैं, ठीक है। ये मोह के धागे नहीं हैं, ये फंगस के धागे हैं, ठीक है। तो यार बॉडी फॉर्म के बारे में मुझे आपको ये बताना है कि फंजाई की बॉडी फॉर्म अगर आप देखोगे तो इट कैन बी यूनिसेल्ड ऑल्सो। देयर आर सम फंजाई विच आर यूनिसेल्ड एंड रेस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टीसेल्ड, ठीक है। रेस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टीसेल्ड, यूनिसेल्ड एंड मल्टीसेल्ड। यार यूनिसेल्ड का मतलब क्या है? यानी कि सिंगल एक सेल है, यही फंगस है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या है बताओ? चिल्ला के आते बच्चे वाले, हाँ मैं आता है, यीस्ट है मैम। दूसरा एग्जाम्पल दो। सॉरी मैम, विल टॉक सम अदर डे। सिनकाइट्रम, दैट्स अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो, वन इज यीस्ट एंड अदर इज सिनकाइट्रम, yeast and syncytium, these are the two examples। यार यहाँ पे y होना चाहिए syncytium में, syncytium, ठीक है। याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। देन कमिंग टू मल्टी सेल्ड, यार मल्टी सेल्ड भी फंजाई होता है। ऑब्वियसली जो आप बड़े बड़े फंगस देखते हो, जो आप बड़े बड़े मशरूम देखते हो, वो मल्टी सेल्ड ही होगा, तभी इतना अच्छा से दिखाई भी दे रहा है आँखों को, है ना। पर यार जैसा कि मैंने बताया, वो जो आप मशरूम जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज़ कम आउट ऑफ accumulation of so many things, basically a particular thing। एक चीज़ है, एक धागा है, ठीक है। इस एक धागे जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? हाइफे। क्या बोलते हैं? फंगल हाइफे। ये धागा बहुत बारी एक साथ मतलब मिक्स हो गए, मतलब आप एग्रीगेट हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, ये हो गए एक्यूमुलेट हो गए, बहुत सारे धागे पड़े हैं साथ में। तो आपको नहीं लग रहा ये एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, ये कुछ नेट जैसा बना रहे हैं या नेटवर्क जैसा बना रहे हैं? तो ये जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है,
इसको आप बोलते हो माइसीलियम, ठीक है। सो व्हाट इज फंगल हाइफे? कुछ नहीं है, सिंपल एक बेसिक स्ट्रक्चर है हाइफे, धागे जैसा होता है। और ये धागा क्या है, अगर बहुत बारी एग्रीगेट कर जाए, बहुत सारे ऐसे धागे एग्रीगेट कर जाए, तो इसको आप प्यार से क्या बुलाते हो? आप इसको प्यार से माइसीलियम बुलाते हो, ठीक है। तो यार मैं वही चीज़ बताई, मल्टी सेल्ड कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ हाइफे, इन द फॉर्म ऑफ हाइफे। किसकी फॉर्म में है? हाइफे की फॉर्म में है, ठीक है। हाइफे आपका एग्रीगेट किया और एग्रीगेट करने के बाद क्या बन जाएगा? एग्रीगेट करने के बाद बन जाएगा माइसीलियम। अब यार माइसीलियम दो प्रकार का है। माइसीलियम तो समझ में आ गया, ऐसा नेटवर्क जैसा है, नेटवर्क जैसा है। अच्छा मुझे बताओ माइसीलियम व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है? ये एक ऑर्गन जैसा लग रहा है आप लोगों को, या आपको लग रहा है कि मैम ये ना थोड़ा टिश्यू, लूज टिश्यू जैसा है? क्या लगता है? या ऊपर देखो, ऊपर जो फोटो है वो मैंने माइसीलियम की लगाई हुई है, क्या लग रहा है? ये माइसीलियम एक ऑर्गन जैसा बड़ा स्ट्रक्चर्ड सा स्ट्रक्चर है, या फिर ये ऐसा नॉर्मल लूज टिश्यू जैसा है? लूज टिश्यू लग रहा है ना? सही बोल रहे हो। तो माइसीलियम इज बेसिकली अ लूज टिश्यू, इट इज़ बेसिकली अ लूज टिश्यू। लेकिन यार ये लूज टिश्यू भी दो टाइप्स का है, फर्दर डिवाइडेड। जी हाँ बच्चों, ईदर इट इज सेप्टेट और इट इज एसेप्टेट, ईदर इट इज सेप्टेट और इट इज एसेप्टेट। कहने का मतलब क्या है? चलो, सेप्टा का मतलब क्या होता है यार? सेप्टा का मतलब होता है ब्रिज, ठीक है। अगर ब्रिज प्रेजेंट है तो सेप्टेट, ब्रिज नहीं है तो एसेप्टेट, ठीक है। अब इसको और समझो आसानी से। मान लो यार ये एक माइसीलियम का पार्ट है, या मान लो एक हाइफे है ये, ठीक है। इस पे मान लो ऐसा ये ब्रिज बने हुए हैं, ये ब्रिज बने हुए हैं, ये ब्रिज बने हुए हैं, सेप्टेट है ये, ठीक है। ये ब्रिज बने हुए हैं, सो ये सेप्टेट हाइफे कहलाएगा, ठीक है। दिस इज सेप्टेट, और इसमें न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा। सो दिस इज सेप्टेट माइसीलियम। नाउ व्हाट इज एसेप्टेट? जिसमें ये ब्रिज, ये सेप्टा नहीं होगा, तो ये ऐसा होगा। तो अब मुझे बताओ, अगर इसमें ब्रिज ही नहीं है तो क्या ये यूनिन्यूक्लिएटेड होगा? सिंगल न्यूक्लिएटेड होगा? नहीं, अब तो कोई ब्रिज ही नहीं है। ये एक क्लासरूम था, ये क्लास 9th, ये क्लास 10th, ये फर्स्ट सेकंड, तो हर किसी क्लास में बच्चे अलग अलग सेग्रीगेटेड थे। यहाँ पे तो कोई ऐसा ब्रिज ही नहीं है, तो क्या होगा यार? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, ठीक है। सो एसेप्टेट यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेगा, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो सेप्टेट इज यूनिन्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। ये चीज़ लिख लेंगे यार। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को कई कई जगहों पे सिनोसिटिक भी बोलते हैं। मेरे को पता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा कि मैम इतने सारे बायोलॉजी में नेम्स, तो यार हर जगह कुछ ना कुछ तो चैलेंज है ही। मैथ में अगर कैलकुलेशन मुश्किल है तो बायो में नाम याद करना है। अब आप देख लो आपकी एबिलिटी कैसी है, नाम जल्दी याद कर सकते हो या इक्वेशन जल्दी सॉल्व कर सकते हो, तो चॉइस इज़ योर्स, है ना। चलो, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। लाइफ इज़ ओके, लाइफ इज़ ओके कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी था। हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि ये इसकी बेसिक बातें जो आपको लिखी होनी चाहिए आपके नोट्स के अंदर। मल्टी न्यूक्लिएटेड या ए क्लोरोफिलस, डाइवर्सिटी, ये इसके बेसिस, ये हमने इसका हैबिटेट देखा। अब हमने इसका बॉडी फॉर्म देखा। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इज फंजाई के कुछ अदर फीचर्स, जिसको आप मेरे साथ साथ में लिखते रहोगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बच्चे हम लोग लिखने जा रहे हैं, क्या सेल वॉल प्रेजेंट है? क्या सेल वॉल प्रेजेंट है फंजाई में? क्या लगता है सेल वॉल होगी? व्हाट डू यू थिंक? सेल वॉल विल बी प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट? सोचो यार। प्लांट में भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, और फंजाई में भी सेल वॉल है। प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल है जो प्लांट लाइक है या जो फंजाई लाइक है।
सिर्फ एनिमल्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल। ओके, तो फंजाई विल हैव अ सेल वॉल एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे लिखो सेल वॉल किसकी बनी हुई है। येस इट इज़ प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। और किसकी बनी है, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। काइटिन का फुल फॉर्म क्या है यार, काइटिन क्या है, इट इज़ बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। काइटिन यानी कि इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ सम पॉलीसेकेराइड। पॉलीमर यार जैसे दीवार होती है, दीवार पे बहुत सारी ईंटें होती है ना, तो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं बहुत सारे। लाइकवाइज काइटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत सारे किसी रिपीटिंग यूनिट्स का बना होगा, है ना। तो यार ये बना हुआ है नैग के रिपीटिंग यूनिट्स का, नैग एन। मैंने ऐसे लिखा नैग एन, एन का मतलब एन बहुत बारी है, मतलब नैग बहुत बारी है, ठीक है। अब आधे लोग बोलेंगे कि मैम नैग का फुल फॉर्म क्या है। यार नैग का फुल फॉर्म यहाँ लिख देती हूँ, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। सुनो यार, कमेंट में मुझे बताना बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। सो नैग की सेल वॉल है, ऑल्सो इन सम मेंबर्स सेल्यूलोसिक सेल वॉल भी है। जी हाँ बच्चों, इन सम मेंबर्स, इन सम। सो लार्जली सब में काइटिन ही रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें सेल्यूलोसिक सेल वॉल भी देखने को मिलेगी। जी हाँ बच्चों, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू कैन राइट इन योर कॉपीज इज द रिजर्व फूड। क्या लगता है रिजर्व फूड मटेरियल रखती होगी, कुछ संभाल के खाना रखता होगा फंजाई अपने लिए। जैसे तुम लोग रख लेते हो मैगी, रख लेते हो कुछ और, रख लेते हो कि ये हमारा वो वाला टाइम है जब हमें कुछ नहीं खाने को मिलेगा तो हम ये खा लेंगे। तो फंजाई भी सोचता है मैं भी कुछ ऐसा प्लानिंग कर लेता हूँ, सारी अकल तुम ही ले लोगे क्या। तो यार ये डिसाइड कर लेता है कि मैं कुछ ऑयल और कुछ ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो लिखिए इसे ऑयल एंड ग्लाइकोजन, ऑयल एंड ग्लाइकोजन को ये अपना रिजर्व फूड मटेरियल बना लेते हैं, लिखिए। नाउ द थर्ड पॉइंट, यार अभी अभी हम लोगों ने देखा कि फंजाई के अंदर इफ़ इट इज़ अ सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट देखा ना आपने वो वाला। यार आपको पता है सेप्टा भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। देखिए सेप्टा दो टाइप्स का होता है, वन इज सिंपल पोर, सिंपल पोर सेप्टा, एंड द अदर वन इज डॉली पोर सेप्टा। नाम फनी है ना, डॉली पोर सेप्टा। यार ये दो पॉइंट्स है, सिंपल पोर सेप्टा और डॉली पोर सेप्टा। समझाती हूँ मैं, सुनो यार। एक फंगल सेल है, उसके नीचे दूसरी फंगल सेल है। तो यार एक फंगल सेल से दूसरी फंगल सेल में कुछ मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। जैसे तुम लोग पड़ोसी से मांगते हो भैया थोड़ी सी जाग दे देना, थोड़ा सा इनोकुलम दे देना, दही बनाना है हमको। लाइकवाइज फंजाई की भी दो सेल्स आपस में बातें करती होंगी, कुछ ना कुछ मटेरियल एक दूसरे को, मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, दूसरी सेल है, कुछ यहाँ से मटेरियल जाएगा, कुछ यहाँ से जाएगा। लेकिन यार अगर बीच में सेप्टा पड़ा हुआ है, यानी कि ब्रिज लगा हुआ है, तो फिर कैसे होगा, कैसे होगा। तो यार कुछ सेप्टास के अंदर कुछ पोर सा लगा रहता है जिसको आप बोलते हो सिंपल पोर। तो ऐसा है, ऐसा एक पोर सा आपको दिखाई देगा। तो इस पोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इस पोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, सिंपल पोर सेप्टा के अंदर। आई होप यार आपको दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर। या मुझे वीडियो में बता देना कमेंट करके, कुछ रिफ्लेक्शन का इशू तो नहीं है। आई होप द लाइट्स हैव बीन फिक्स्ड प्रॉपरली। नई लाइट्स लगी है, बताना मुझे, ठीक है। अच्छा तो यार ये है यहाँ पर सिंपल पोर सेप्टा ऐसा होता है कि एक छोटा सा पोर सा होता है और मटेरियल वहाँ से चला जाता है। अब आता है डॉली पोर सेप्टा, जो बच्चों को जनरली एक बार में समझ नहीं आता। यार मैं आराम से समझाती हूँ। डॉली पोर सेप्टा पता है क्या होता है, एक ओपनिंग सी है और इस ओपनिंग पर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको आप कहते हो वोरोनिन बॉडी, वोरोनिन बॉडी, और मटेरियल साइड साइड से ट्रांसपोर्ट होता है। अब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आराम से समझाती हूँ। यार आप लोगों को वो एग्जाम्पल याद है, लड़कियों को तो जल्दी पता चल जाएगा, लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस देखा है कभी? लिप ग्लॉस कैसे होता है, उसके आगे एक वो मोती सा नहीं लगा होता है, तब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो फिर भी लिप ग्लॉस बाहर आ जाता है,
वो मोती गोल गोल घूमता है लिप ग्लॉस की टिप पे, याद आया? लाइकवाइज एक वो कोई रोल ऑन भी आता है डीओ जैसा, उसमें भी ऊपर एक बॉल सी लगी होती है, उसको ऐसे ऐसे करो तो साइड साइड से वो निकलता है, जो भी मटेरियल है डीओ का जो भी है ना। तो यार आपने ये देखा कि ओपनिंग नहीं है प्रॉपर, ऊपर एक बॉल सी लगी हुई है और साइड साइड से मटेरियल बाहर निकलता है। तो यार डॉलीपोर सेप्टा वही सेप्टा होता है। और वो जो गोल गोल बॉडी है ना, जो लिप ग्लॉस के एकदम टॉप पर लगी होती है, मेरे पास है नहीं कोई, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती, ठीक है। तो यार हाँ, और वो जो गोल गोल बॉडी है उसको वोरोनिन बॉडी बोलेंगे। तो अगर इस टाइप का सेप्टा है तो इट इज़ कॉल्ड डॉलीपोर सेप्टा। लेकिन अगर सिंपल है, सिंपल पोर है, तो दिस इज़ कॉल्ड सिंपल पोर सेप्टा, ठीक है। सो दीज वर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेप्टा। आई होप दिस मच इज क्लियर, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, बात करते हैं फंजाई के सेक्स ऑर्गन्स की। क्या उम्मीद है आपको इसके सेक्स ऑर्गन से? देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई की। फंजाई की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मच्योर ज़िंदगी नहीं है, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स है, जैसे कि ह्यूमंस है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स के नाम पे। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे यार यूनिसेल्ड है। यस बच्चों, सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेल्ड एंड समटाइम्स दे आर नॉट इवन जैकेटेड, हाँ, कवर्ड भी नहीं है। तो यार सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं? यूनिसेल्ड होते हैं, सिंगल सेल ही सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करती है एंड नॉट जैकेटेड। अब यार जैकेटेड का मतलब हुआ प्रोटेक्टेड नहीं है, कवरिंग नहीं है, ठीक है। जैसे यार जैसे एल्गी में होता है, एल्गी की भी बॉडी, एल्गी में भी तो हम देखते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट जैकेटेड। एक्सेप्शन इज कारा, जहाँ पे मल्टी सेल्ड होता है और जैकेटेड होता है। अदरवाइज फंगस भी, उसकी भी ज़िंदगी ऐसी है, यूनिसेल्ड, एक सिंगल सेल ही सेक्स ऑर्गन की तरह काम करती है, वही गैमीट्स भी बनाएगी और उसके आसपास कोई प्रोटेक्टिव सुरक्षा कवच भी नहीं होगा, नॉन जैकेटेड होगी, ठीक है, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट डाउन इज रिप्रोडक्शन। क्या लगता है कैसे फंगस रिप्रोड्यूस करना पसंद करता होगा? मैम हमको क्या लेना, अरे यार पता तो होना चाहिए। क्यों यार, जब सेक्स ऑर्गन्स दिए तो क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा? ये सेक्सुअल भी करेगा, ए सेक्सुअल भी करेगा एंड वेजिटेटिव भी करेगा। अब आधे बच्चे रोने लग जाएंगे कि मैम वेजिटेटिव में और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है? यार ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली जिसका मतलब है कि गैमीट्स नहीं फ्यूज़ करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म है, बी इट योर फंजाई और जो भी है, उस ऑर्गेनिज्म का कोई एक छोटा सा पार्ट टूटेगा या अलग होगा और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा या और फिर वेजिटेटिव ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली बट थ्रू अ स्पेशलाइज्ड पार्ट, ये है, ठीक है। तो यार यहाँ पे लिखो रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल, ऑब्वियसली सेक्स ऑर्गन है तो करेगा सेक्सुअल, ए सेक्सुअल एंड इट इज ऑल्सो वेजिटेटिव, ये भी करेगा, लिखिए, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट आई हैव टू मेंशन हियर इज द लाइफ साइकिल। जी हाँ बच्चों, लाइफ साइकिल की बात करनी है। यार क्या उम्मीद है कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, हैप्लॉन्टिक होंगे या डिप्लॉन्टिक होंगे? यार अगर तुम उन बच्चों में से हो जिसको अभी तक हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक का ही आइडिया नहीं है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं एक वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर अलग से, ठीक है। पर अभी यहाँ के लिए हम बता देते हैं कि फंजाई का लाइफ साइकिल यार हैप्लॉन्टिक होगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको तरीका याद कराने का देती हूँ। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कैसे डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, हमारी ज़िंदगी में हैप्लॉइड सेल्स भी हैं, जैसे कि गैमीट्स तो ज़रूर हैं। तो यार हम मेजरली लेकिन डिप्लॉयड है और सिंगल सेल्ड स्टेज ही हमारा हैप्लॉइड स्टेज है, तो हमारे लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। उसका एकदम ऑपोजिट होता है हैप्लॉन्टिक, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरी ज़िंदगी में उनकी सारी सेल्स जो है वो हैप्लॉइड है, लेकिन एक सेल या एक सिंगल सेल है जो डिप्लॉयड होगी एंड दैट इज जाइगोट, ठीक है। सो दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विद जाइगोटिक मियोसिस, विद जाइगोटिक मियोसिस, यानी कि जैसे ही जाइगोट बनेगा वैसे मियोसिस, हाँ, जैसे ही जाइगोट बनेगा वो तुरंत इट विल अंडरगो मियोसिस और फिर से हैप्लॉइड स्टेज जो है वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएगी। सो दैट इज़ दी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आई होप यार यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो हमने बहुत कुछ समझ लिया है फंजाई के बारे में। अभी देखो वैसे देखा जाए तो बच्चे
कुछ टीचर्स आपको हो सकता है पहले रिप्रोडक्शन बहुत डिटेल में कराए, या हो सकता है पहले फ्रूटिंग बॉडी के बारे में पढ़ाए। मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मुझे लगता है कि आपको मिनिमम में मैक्सिमम मिले। तो यार मेरा स्टाइल ये है कि मैं ज़्यादातर ना टेबुलर फॉर्म में करवाती हूँ चीज़ों को, और टेबल्स के थ्रू चीज़ें जल्दी लर्न हो जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए वो टेबल मैटर करेगा एज़ कम्पेयर टू आपने पहले कितनी भी कहानियाँ पढ़ी है। ठीक है, तो यार हम सीधा काम की बात पे आते हैं। मैं टेबल बनवाना शुरू करती हूँ आपको फंजाई की क्लासेस का, और जहाँ पे जो जो चीज़ मुझे इलेबोरेट करनी है उसके लिए मैं अलग अलग पेज पे चली जाऊँगी। आई होप दैट इज़ फाइन। आई होप आपको बात समझ आ गई। जो लोग मुझसे पहले ही पढ़े हैं उनको कुछ तो आइडिया है कि मैम क्या बोल रही है, और जो नहीं पढ़े हैं टेंशन मत लो, समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो यार सबसे पहले लेट मी टेल यू दैट फंजाई हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स हैं। और द रीज़न इज़, हमने वो पहले लिख लिया पहले बोर्ड पे, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन, ये बेसिस है। ठीक है, तो अभी वो सब कुछ हो जाएगा। आप अपनी कॉपी के साथ क्या कीजिए, आप अपनी कॉपी लीजिए और कॉपी को टेढ़ा करके, टेढ़ा मैं समझाती हूँ क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कह रही हूँ, मान लो ये तुम्हारी कॉपी है, ठीक है, तुम कॉपी में ऐसे नोट्स मत बनाओ, ऐसे 5 कॉलम मत बनाओ, ऐसे 5 कॉलम बनाओ, जगह ज़्यादा मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे एक जगह पे लिखेंगे ओमाइसीड, ज़ाइगोमाइसीड, एस्कोमाइसीड, जो भी लिखना है। ठीक है, तो यार ऐसे अपनी कॉपी पे नोट्स बनाओ, बहुत जगह मिलेगी और बढ़िया मस्त नोट्स बनेंगे। ठीक है, 1 नंबर। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स राइट डाउन फंजाई का क्लासिफिकेशन। मैं सीधा टेबल बना रही हूँ, आप लोग भी बनाओ। 5 बनाने हमको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नहीं यार सही नहीं बनी मेरे से, रुको रुको रुको, मेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखो भाई, तुम्हारी मैम ने सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं, अब मैं चाहती हूँ तुम्हें भी लर्न हो जाए। 5 में डिवाइड करना है ना, जगह ही नहीं है। 1, 2, 3, 4 और 5। अब फिर भी ना थोड़ा सा क्लियर वो डिवीजन सा नहीं नज़र आ रहा मुझे, इसको थोड़ा इधर करना चाहिए था। चलो एनी हाउ लेट्स राइट डाउन। ठीक है, चलो लेट मी स्टार्ट राइटिंग एंड देन मैं बाद में इसकी लाइनों को सही कर लूँगी। आप सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले नंबर 1 मेंबर आप जो लिखेंगे दैट इज़, थोड़ी सी जगह छोड़ देना। ठीक है, एक लाइन छोड़ देना ऊपर वाली। पहली लाइन में आप लोग लिखना क्लासिफिकेशन, या चलो मुझे लग रहा है यार, चलो कोई नहीं यार, ऊपर लिखा आना चाहिए था वैसे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ये लिखा आना चाहिए था। आपके पास जगह होगी तो लिख लेना, या चलो यार मैं लिख ही देती हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले मेंबर हम लोग लिखेंगे दैट वुड बी oomaicids, Number 2 would be zygomycetes. Number 3 would be ascomycetes. Ascomycetes. Then is Basidiomycetes, and the last one would be Deuteromycetes. तुम्हारे इस टेबल से सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और तुम्हारे को ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तो प्यार प्यार से बनाते हैं। ठीक है जी, खींच ली लाइनें सबने। ठीक है जी, सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। ये टेबल बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट, दिल से लगा लो इसे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू टेल यू इज़, आपको पता है फंजाई की जो मेजर क्लासिफिकेशन हुई थी वो ये इस बेसिस पे हुई थी कि इनका माइसीलियम कैसा है।
फंजाई की दुनिया में एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट ऐसे हैं जिनका माइसीलियम में ना वो सेप्टा लगा हुआ है, ब्रिज लगा हुआ है। ये दोनों और लास्ट नहीं, ये भी ठीक है, ये दोनों दीज आर एसेप्टेड यानी कि सिनोसिटिक एसेप्टेड, जिसमें माइसीलियम नहीं हो, जिसमें सेप्टा नहीं होगा। आपको पता है पहले ओमाइसिट्स और जाइगोमाइसिट्स को एक ही कैटेगरी में बुलाते थे, इन दोनों को एक ही जगह रखते थे और इनको बोला जाता था, इन दोनों को बोला जाता था फाइकोमाइसिट्स। क्या बोलते थे? फाइकोमाइसिट्स बोलते थे। ठीक है, फाइको का मतलब होता है एल्गी और माइको का मतलब होता है फंजाई। तो यार आप जितने भी बड़े हो जाओ, रहोगे तो मेडिकल स्टूडेंट ही है ना, जब भी आपकी ज़िंदगी में आपको वर्ड माइको दिखाई दिया तो समझ लेना ये फंगस की बात कर रहे हैं। अगर आपको वर्ड फाइको PHYCO दिखाई दिया तो इट इज़ ऑलवेज एल्गी। तो जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे ना, आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आपको दिखेंगी डिपार्टमेंट ऑफ माइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइकोलॉजी, मतलब फाइकोलॉजी डिपार्टमेंट, तो आपको पता चल गया वो फंगस वाला डिपार्टमेंट है, ऐसे समझ लेना है। ठीक है, तो यार अब आपको क्या लग रहा है, हमने क्या लिखा? ओमाइसिट्स, जाइगोमाइसिट्स, दे वर केप्ट अंडर फाइकोमाइसिट्स, यानी कि कुछ एल्गी के साथ रिश्ता सा नज़र आ रहा है। क्या रिश्ता आपको लग रहा है? क्या रिश्ता होगा? क्या कनेक्शन होगा? बताओ मैम, हमें क्या पता यार। यार सुनो, द रिश्ता दैट विच इज़ वाई इट दे आर केप्ट अंडर फाइकोमाइसिट्स इज़, यार ऐसा नहीं कि इनके पास क्लोरोफिल है, रीज़न ये है इनकी सेल वॉल सेलुलोसिक थी। सेलुलोसिक मैंने लिखवाया ना कि फंजाई में कुछ मेंबर्स की सेल वॉल सेलुलोसिक है, और सेलुलोस किस में होता है? प्लांट्स में होता है। और लोअर प्लांट कौन है? एल्गी है, क्योंकि फंजाई भी हमारा लोअर ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, इसलिए इनको रखा गया था फाइकोमाइसिट्स के अंदर। ठीक है, नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, इनके ना कुछ स्पेशल नाम रखे गए हैं। जी हाँ, इनके कुछ स्पेशल नाम रखे गए हैं। मुझे एक मिनट पानी पीने दो यार, प्यास लग रही है, कब से बोल रही हूँ मैं। तब तक तुम टेबल देख सकते हो, ऐसा है। हाँ, पानी पी के अच्छा लग रहा है, तुम भी पानी पियो। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या बोल रहे हैं, यार इन सब के ना कुछ स्पेशल नाम है। जैसे तुम्हें कुछ घर में प्यार से बुलाते होंगे, इनको भी कुछ प्यार से नाम दिए हुए हैं। यार ओमाइसिट्स को प्यार से बुलाया जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लिखना शुरू कर दो, दैट इज नेम्स, कॉमन नेम्स। कुछ और नाम क्या है इनके? नंबर 1 पॉइंट, ओमाइसिट्स को प्यार से बुलाया जाता है oogamous फंजाई। क्या बोला जाता है इसे? oogamous फंजाई। ठीक है, लिखो। देन इज जाइगोमाइसिट्स। जाइगोमाइसिट्स को प्यार से बुलाया जाता है कॉन्जुगेशन फंजाई। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों यार, इसको oogamous क्यों बोलते हैं? अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें oogammy देखने को मिलती है। इसको कॉन्जुगेशन फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। अब कॉन्जुगेशन क्या है सब समझ आ जाएगा, आप इन नोट्स बनाने पे ध्यान देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन फंजाई, कॉन्जुगेशन फंजाई। ठीक है, देन इज एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स को बोला जाता है अच्छा सुनो, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर इनके नाम रखे हुए हैं। मुझे पता है अभी आपको फ्रूटिंग बॉडी नहीं पता है क्या होता है, इन अ वाइल आपको सब समझा दिया जाएगा, टेंशन मत लो। पर यार इसमें एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है। अभी इतना याद रखो, फ्रूटिंग बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे स्पोर निकलते हैं, और स्पोर के निकलने से फंजाई आगे ग्रो कर सकता है। तो आप ऐसा समझ के रखो कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में एक फ्रूटिंग बॉडी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें स्पोर्स हैं। ये स्पोर जब नीचे गिरेंगे और मान लो पूरा इंडिविजुअल बन जाए, सो दैट इज़ द जॉब ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो यार यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी का शेप जो है वो ना भोरी जैसा है। भोरी मैं समझते हो, सैक, बचपन में स्कूल में हमने वो गेम खेली थी सैक रेस वाली, वो भोरी सी पहन के जाते थे, भागते थे, तो ये वैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम है सैक फंजाई। इट इज़ बेस्ड, इट इज़ कॉल्ड बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी, ऑन द नेम ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी। बेसिडियोमाइसिट्स की फ्रूटिंग बॉडी का शेप क्लब शेप्ड होता है, तो इसको आप बोलते हो क्लब फंजाई। और बेचारा सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड, जिसकी सबसे ज़्यादा कम इज्जत करी गई है, दैट इज़ ड्यूटेरोमाइसिट्स। इसको बोला जाता है फंजाई इम्परफेक्टाई, या इम्परफेक्ट फंगी भी बोल सकते हो। तो आप लिखो इसे
फंजाई इम्परफेक्टाई, या इम्परफेक्ट फंजाई भी बोल सकते हो, इम्परफेक्टाई। अब तुम बोलोगे कि मैम क्यों बेचारे को इम्परफेक्ट बोला? यार देखो, जो ड्यूटेरोमाइसिड्स है ना, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं चलती है, तो इसलिए इसको बोल दिया इम्परफेक्ट। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती। तो एक्चुअली पता है क्या होता है, जब साइंटिस्ट सारे फंजाई ढूंढते हैं, उनको क्लासीफाई करने की तैयारी करते हैं, जब तक उनको उसकी सेक्सुअल स्टेजेस के बारे में समझ नहीं आ रहा होता है कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्पोर है, तब तक ये कहते हैं उस फंगस को, चल तेरी हम इज्जत यहाँ पे कर देते हैं, तेरे को तब तक हम ड्यूटेरोमाइसिड्स में रख देते हैं। फिर जैसे तेरा समझ आ जाएगा तो तेरे को प्रमोट कर देंगे, या इधर डाल देंगे या इधर डाल देंगे, ठीक है। और अगर तुम इसका कोई स्टेज ही नहीं मिला, कोई सेक्सुअल स्टेज ही नहीं मिला, तब ये ड्यूटेरोमाइसिड्स में ही पड़ा रहेगा, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द नेम, कॉमन नेम्स हमने लिखे। देन सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वुड बी टाइप ऑफ माइसीलियम। टाइप ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम हमने लिखा था। व्हाट इज माइसीलियम? माइसीलियम वही है, धागे, मोह के धागे नहीं है वो क्या है, फंजाई के धागे, धागे मिलके क्या बनाते हैं, माइसीलियम। अगर उसमें ब्रिज लगा हुआ है तो सेप्टेट, ब्रिज नहीं है तो एसेप्टेट। बेटा बड़ी ही आसान चीज़ है, ये पहले दोनों एसेप्टेट है, बोथ ऑफ दीज आर एसेप्टेट, यानी कि वैसे वाले डायग्राम भी बना लो, याद रह जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड से ये होंगे एसेप्टेट। बाकी सारे के सारे तुम्हारे सेप्टेट माइसीलिया है, ये सारे तुम्हारे सेप्टेट है, ये सब के सब तुम्हारे कैसे हैं, सेप्टेट है। सेप्टेट यानी कि कैसा होगा यार, यानी कि इनमें ब्रिजेस होंगी, ठीक, इनमें ब्रिजेस होंगी, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड सी कंडीशन दिखाई देगी। अच्छा सुनो, एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, सुनो यार, अगर कभी कभार सेप्टेट हाइफन ना आपको दो फॉर्म में नज़र आता है, यहाँ लिखते हैं इसको, मैंने बोला ना मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ डीप में जाके, मैं रादर इसके थ्रू ही आपका सिंथेसाइज करवा दूंगी कि क्या आपको डीप में पढ़ना चाहिए था, दिस इज़ बेटर, ठीक है। सुनो, मैंने कहा यार सेप्टेट जो होता है ना, या तो वो ऐसा होगा, एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक सेप्टेट होगा। आपको पता है एक और कंडीशन होती है सेप्टेट में, दैट इज ऐसे वाला, पर सेल में दो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस। तो यार इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं प्राइमरी, इस वाली कंडीशन को बोलते हैं सेकेंडरी, दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन को बोलते हैं सेकेंडरी। अब आपको ये याद करना है कि प्राइमरी सेकेंडरी देखने को किस में मिलती है, ये कैसे बनेगा इसकी चिंता आप अभी ना करें, ये मेरी चिंता है, मेरे को आपको कराना है। अभी सिर्फ आप अपने नोट सुंदर सुंदर बनाओ। मैंने कहा सेप्टेट या प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है। यहाँ पे लिखना है एस्कोमाइसीड्स में प्राइमरी लॉन्ग लिव्ड, सेकेंडरी शॉर्ट लिव्ड, यानी कि दोनों मिलेंगे यहाँ पे, ऐसा भी दिखेगा और ऐसा भी दिखेगा, लेकिन सेकेंडरी शॉर्ट लिव्ड है, प्राइमरी लॉन्ग लिव्ड है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इज्जत करो इसकी, नमस्ते करो नमस्ते। और इधर वाले में हम लोग लिखेंगे प्राइमरी शॉर्ट लिव्ड, उल्टा है, और सेकेंडरी लॉन्ग लिव्ड। यार सेकेंडरी पता है कब बनता है, जब दो सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं या रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे ये फ्यूज़ होकर ऐसा बनता है। ड्यूटेरोमाइसीड्स में सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे ओनली प्राइमरी माइसीलियम, ओनली प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी है ही नहीं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट शुड बी सेल वॉल। सेल वॉल कैसी है, ठीक है, थर्ड पॉइंट सेल वॉल लिखिए। सेल वॉल कैसी है यार, मैंने आपको पहले बता दिया कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है फंजाई में, विच इज़ अ पॉलीमर ऑफ नैग। लेकिन कुछ जैसे एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे आपका ओमाइसीड्स ही होगा ये वाला पहला मेंबर। ओमाइसीड्स में द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, है ना, और बाकी सब में नैग का बना हुआ है। तो लिखिए यहाँ पे सेलुलोज है, सेलुलोज है, और इधर सब में काइटिन है, इधर सब में काइटिन है। काइटिन किसका पॉलीमर है, काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल
ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन इसका पॉलीमर है, ठीक है। सो इट इज़ द पॉलीमर ऑफ नैग, नैग बोलते हैं शॉर्टली, ठीक है। लिख लीजिए। मेरे ख्याल से इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने का मन है, वरना आप टेलीग्राम से भी नोट्स पा सकते हो। और अगर आप साथ साथ में बना ही रहे हो तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यार हमने फंजाई की मेजर बातें लिखी, 3 बातें लिखी हैं, कॉमन नेम लिखे है, माइसीरियम लिखा है, सेल वॉल लिखा है। लेकिन यार अभी बहुत कुछ करना है, हमने देखना है ए सेक्शुअली कैसे करता है, सेक्शुअली कैसे करता है रिप्रोड्यूस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द एग्जाम्पल्स। तो बने रहें वीडियो के अंदर, ठीक है। अब यार आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे हम लोग, ये पहले मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इसको बॉक्स में कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे यार ऐसे ही लिखेंगे, पहले oomaisids, फिर ज़ाइगो, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, ऐसे ही लिखना है, सेम चीज़ करनी है, ठीक है। तो लेट्स कम टू दी अदर वन, लेट्स कम टू दी अदर वन, अदर पेज, ठीक है। अगेन राइट डाउन oomaisids एट द टॉप, oomaisids, oomaisids, zygomaisids, ascomaisids, basidiomaisids, and last one is deuteromaisids, ठीक है। लाइनें खींच लेंगे। हाँ जी। सो लेट्स ड्रॉ व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। चलो पहले इसको कवर करो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं अभी ए सेक्शुअल स्पोर। ए सेक्शुअली क्या स्पोर है, मैंने आपको पहले बोला था ना कि फंजाई में क्या है डिफ्रेंसिएशन। स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट पेज वी हैव रिटन दैट, इफ़ यू रिमेंबर, स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट पेज वी हैव रिटन, ये चीज़ हमने बहुत पहले लिखी थी। क्या लिखा था, हमने कहा था कि इट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो यार मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम तो आपने देख लिया कि कहाँ पे ए सेप्टेट है, कहाँ पे सेप्टेट है। तो आपने देखा कि पहले दोनों oomaisids और zygomaisids में कोई सेप्टा नहीं है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन है, बाकी 3 सेप्टेट है। तो पहला पॉइंट आपने देख लिया। नेक्स्ट इज फ्रूटिंग बॉडी, ये समझाऊंगी थोड़ी देर में। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यार स्पोर सेक्शुअल स्पोर भी हो सकता है और स्पोर एक ए सेक्शुअल स्पोर भी हो सकता है। तो यार अभी हम लोग आके बात करते हैं किस पे, लेट्स टॉक अबाउट ए सेक्शुअल स्पोर, ठीक है। पहले स्पोर की बात करते, सिंपल ए सेक्शुअल स्पोर लिखिए। इट वुड बी पॉइंट नंबर, क्या होगा ये पॉइंट नंबर, मेरे ख्याल से होना चाहिए, हाँ 4th है, ठीक है। तो 4th पॉइंट नंबर, एंड लेट्स राइट डाउन ए सेक्शुअल स्पोर। ए सेक्शुअल स्पोर कौन सा होता है इन केस ऑफ oomaisids। बेटा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बड़े खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बेस्ड ऑन फंजाई। अगर आपका मन है कि मैं आपको कुछ फंजाई के क्वेश्चंस करवा दूँ, लाइक अ मॉक टेस्ट या डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑन फंजाई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस के ऊपर ही ले आऊँगी, ठीक है, वो हम कर लेंगे। अच्छा, अब ए सेक्शुअल स्पोर की मैं बात कर रही थी यार। oomaisids में जो ए सेक्शुअल स्पोर है दैट इज़ अ जू स्पोर। अब जू स्पोर क्या होता है, आज और डायग्राम भी बनाते हैं, साथ साथ में लिख भी लेते हैं। यार इसका नाम है जू स्पोर। जू स्पोर क्या होता है देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, ये देख लो, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। द कप लाइक स्ट्रक्चर विच होल्ड्स द स्पोर इनसाइड दिस कप इज ऑलवेज कॉल्ड स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम, ठीक है। तो यार इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ज़ूस्पोरेंजियम, ठीक है। तो अब अंदर स्पोर्स है, उन स्पोर्स का नाम ज़ूस्पोर्स है। वो पता है कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे। तो क्या लग रहा है, मोटाइल है कि नहीं है? मोटिलिटी तो तुमने जज कर ली, मोटाइल है, फ्लैजेला लगे हुए हैं। तो यार जू स्पोर्स कैसे स्पोर्स है? जू स्पोर्स दे आर मोटाइल स्पोर्स, दे आर फाउंड इनसाइड द जू स्पोरेंजियम एंड दे आर फॉर्म इनसाइड। ये बाहर नहीं लगे हुए हैं, ये अंदर है, कप में पड़े हुए हैं, तो इसको एंडोजिनस बोलते हैं। ठीक है, तो यार जू स्पोर की प्रॉपर्टीज यहीं पे लिख दो कि जू स्पोर तो है, लेकिन जू स्पोर कैसा है? जू स्पोर मोटाइल है। यार मोटिलिटी को ना प्लानोस्पोर भी बोलते हैं, मोटाइल या प्लानोस्पोर। प्लानो मतलब मोटाइल, ठीक है, प्लानोस्पोर है, मोटाइल स्पोर है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड एंडोजिनस, एंडोजिनस, या जिसको आप एंडोजीनियस पता नहीं क्यों बोलते हो, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज एंडोजिनस। ठीक है, ये एंडोजिनस है, ये ऐसा है जू स्पोर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जाइगोमाइसीट्स। जाइगोमाइसीट्स का जो एसेक्सुअल स्पोर है उसका नाम है स्पोरैंजियोस्पोर्स। क्या है? स्पोरैंजियोस्पोर्स। ठीक है, तो यार यहाँ पे लिखेंगे स्पोरैंजियोस्पोर, स्पोरैंजियोस्पोर। ठीक है, अब यार स्पोरैंजियोस्पोर कैसे दिखता है? यार स्पोरैंजियोस्पोर ना बेसिकली इसका जो फोटो है ना, दैट इज एक्चुअली लाइक अ कप। यहाँ तो फिर भी आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, ये पता है कैसे? स्टॉक वाला कप जैसा होता है। जी हाँ, दिस इज लाइक अ स्टॉक, सो आई विल शो यू लाइक दिस। ड्रॉ कर लो मेरे साथ। ये मैं गोले जो बना रही हूँ ना, ये गोले क्या हैं? मैम ये तो ना टॉफ़ी है, ये एल्पेनलीबे है। अरे नहीं यार, यही स्पोरैंजियोस्पोर्स हैं, ये स्पोरैंजियोस्पोर्स हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड अ कप, बट आर दे मोटाइल? क्या ये गोले तुम्हें मोटाइल नज़र आ रहे हैं? नहीं यार, ये मोटाइल तो नहीं है, मोटाइल तो नहीं है ना। तो यार स्पोरैंजियोस्पोर्स कैसे हैं? ए प्लानोस्पोर्स या नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल है, ठीक है। और ए प्लानो स्पोर्स, और क्या है? दीज आर ऑल्सो एंडोजिनस, ठीक है। और यार ये तुम्हारे स्पोरैंजियोस्पोर्स हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर, ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्पोरैंजियम। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस स्टॉक को क्या कहते हैं? इस स्टॉक को कॉलमेला कहते हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, बस अभी लिख लो। स्पोरैंजियम ये है, और ये तुम्हारे स्पोरैंजियोस्पोर्स है। जैसे ये तुम्हारे जू स्पोर था, ये तुम्हारा जू स्पोर था, दिस वॉज अ जू स्पोर, मेरे पास जगह ही नहीं बची, ये जू स्पोर है, ठीक है। और वैसे ही ये स्पोरैंजियम है, और ये तुम्हारा स्पोरैंजियोस्पोर है, ठीक है। तो यार ये जब भी गिरेंगे ना, टाइनी स्पोर्स गिर जाएंगे, वहाँ से फंगाई प्रोड्यूस होगा। लेकिन मिलना क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी मिलनी चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन मिलनी चाहिए, वार्म कंडीशन मिलनी चाहिए, तब जाके एक फंजाई अपनी बॉडी फिर से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज स्पोरैंजियोस्पोर। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दैट इज कोनिडिया। कोनिडिया इज सीन इन एस्कोमाइसीट्स, इट इज ऑल्सो सीन इन ड्यूटेरोमाइसीट्स, दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यार कोनिडिया हम लोग बनाएंगे, यहाँ लिखो कोनिडिया, कोनिडिया भी बोलते हैं, और इसको कोनिडियो स्पोर्स भी बोलते हैं, कोनिडियो स्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कोनिडियो स्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिडियोमाइसीट्स विल शो फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के बारे में कुछ नहीं मैं लिख रही हूँ, क्योंकि फ्रैगमेंटेशन आपको ऑलरेडी आती है। यार मेरे पास ना एक्चुअली जगह नहीं है, मैं ये सोच रही हूँ। एनीहाउ लेट मी डू दिस थिंग, लेट मी क्लीन दिस वन। ये क्यों नहीं क्लीन हो रहा है? नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। और ड्यूटेरोमाइसीट्स अगेन कोनिडिया। अब यार मैं सोच रही हूँ कि कोनिडिया का डायग्राम कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, या यहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ? लेट मी सी द विजिबिलिटी। देखना, मैं आई थिंक आई शुड बी मेकिंग इट इन द थर्ड कॉलम। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन 1 सेकेंड,
टीचर यही है, टीचर डूबा नहीं है। हाँ जी, सो आई विल प्रेफर टू मेक द डायग्राम हियर, ठीक है। कोनिडिया की फ़ोटो मैं यहाँ बनाऊँगी, आप चिल करना, ठीक है। ये सेम ही है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, घबराना नहीं है। सुनो यार, कोनिडिया क्या है यार, कोनिडिया इज़ एक्चुअली स्पोर्स ही हैं वो भी। पर यार देखो, जैसे यहाँ पे स्पोर कैसे थे, कप लाइक स्ट्रक्चर में बन रहे थे, यहाँ पे स्पोर कैसे थे, अगेन कप लाइक स्ट्रक्चर में बन रहे थे। ये पर ये मोटाइल थे, ये नॉन मोटाइल थे। यार कभी कभार जो स्पोर्स हैं वो कभी कभार कुछ ब्रांचेस के ऊपर भी हो सकता है। इफ़ दे आर प्रेजेंट ऑन ब्रांचेस दे आर कॉल्ड कोनिडिया, ठीक है। तो हमें ब्रांचिंग बनानी है, देखिए बनाइए, आप मेरे साथ साथ में बनाएंगे। यार देखो, मान लो सबसे पहले ये एक ब्रांच है, फंगल हाइफे है ये, नॉर्मल जैसे आपने फंगल हाइफे देखा होगा। फंगल हाइफे पे मतलब ये ब्रांच फर्दर ब्रांच हो गई, बनाओ वी जैसा, बनाओ बनाओ वी जैसा। अब इस ब्रांच में फर्दर एक और बारी ब्रांचिंग हो गई, तो कितनी ब्रांचिंग हो रही है, ये देखो, एक और बारी इधर भी ब्रांच करते हैं इसको। जगह एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे बनाओ, मटके बनाओ, बनाओ मटके, बनाओ मटके, बन गया मटका। मटके के ऊपर है स्पोर्स, सबसे छोटा स्पोर यहाँ, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, छोटा बड़ा और बड़ा, छोटा बड़ा और बड़ा, ठीक है। तो यार दीज आर कोनिडियोस्पोर्स, तो यार यहाँ पे कोनिडिया लिख लेते हैं, ठीक है। इन्हीं को आप कोनिडिया भी बोल सकते हो या इन्हीं को कोनिडियोस्पोर भी प्यार से बोल सकते हो, ठीक है। कोनिडियोस्पोर्स भी इन्हीं को बोल सकते हो। सो क्या हुआ, देखने में समझ आ रहा है कि ये स्पोर्स कप में थे, ये स्पोर्स भी कप में थे, ये मोटाइल थे, ये नॉन मोटाइल थे, ये भी नॉन मोटाइल है, इनमें भी कोई मोटिलिटी नहीं, कोई फ्लैजिला नहीं लगा हुआ है। अच्छा यार, इस स्टाइल को कुछ बोलते हैं, जब छोटे स्पोर्स नीचे पाए जाए, नीचे पाए जाए एट नियर द बेस, एंड बड़ा स्पोर ऊपर बने, मतलब बेसिकली अगर छोटा नीचे वाली साइड है तो इसको पता है क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं बेसी पेटल ऑर्डर। अभी पूरे में कलर नहीं कर रही हूँ, टाइम लग जाएगा बहुत, ठीक है। तो यार कोनिडियोस्पोर्स के बारे में हम पहली चीज़ क्या लिख रहे हैं, दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन मोटाइल, ठीक है। यानी कि ए प्लानोस्पोर्स। कुछ बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे मैम यहाँ पे क्यों लिखना शुरू कर दिया, यार वहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ पे डायग्राम बनाई ना, बात सेम ही है। एस्कोमाइसिट में भी कोनिडिया है, ड्यूटेरोमाइसिट में भी कोनिडिया है, लेकिन जस्ट डिफरेंस ये है, अब मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने फोटो बनाया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसके बारे में, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने पहले बोला नॉन मोटाइल है। अच्छा चलो अब बताओ, इज दिस एंडोजिनस और इज दिस एक्सोजिनस, अंदर वाली साइड बन रहा है या बाहर वाली साइड बन रहा है, बोलो क्या लगता है, हाँ क्या लग रहा है यार, दिस इज फॉर्म्ड इनसाइड और आउटसाइड, इट इज आउटसाइड यार, ये कोई कप के अंदर नहीं बने हैं, ये टिप पे पड़े हुए हैं, हवा आएगी और उड़ा के ले जाएगी, एकदम हवा आएगी और उड़ा के ले जाएगी, तो दीज आर एक्सोजिनस, दीज आर एक्सोजिनस। तो लिखो इसको, दे आर एक्सोजिनस, दे आर एक्सोजिनस, ठीक है। इज दैट ओके। नाउ एक और चीज़ आपको याद करनी है बेटा, इसके ना नाम याद करना है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन ब्रांचिंग्स का नाम क्या है, व्हाट आर द नेम ऑफ दीज ब्रांचिंग्स। यार एक बात याद रखना हमेशा, जिस पर्टिकुलर मटके से ये बाहर निकल रहे हैं कोनिडियोस्पोर्स, इस मटके को बोलते हैं स्टेरिगमेटा। क्या बोलते हैं, स्टेरिगमेटा। तो लिखो यार अपनी कॉपी में, दिस वन इज कॉल्ड स्टेरिगमेटा, स्टेरिगमेटा बोलते हैं इसे, ठीक है। स्टेरिगमेटा ये वाला हुआ, ऊपर वाला तो कोनिडिया हो गया, बीच में आ गया एम से मिडिल, एम से बीच में इट इज मेट्यूले, और लास्ट वाले का नाम होता है रेमस या रेमाई भी बोल सकते हैं, प्लूरल रेमाई, सिंगल रेमस, ठीक है। रेमस मेट्यूला स्टेरिगमेटा 12th क्लास में भी आता है, 11th क्लास में भी आता है। कोनिडिया का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यार यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ लिखूँ यार, मेरे पास जगह ही नहीं है, लिख देती हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो उसको आप बोलते हो कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर का मतलब बेसिक स्टॉक, बेसिक कोई स्टॉक होगी उसको आप बोलते हो कोनिडियोफोर। फोर है
स्पोर नहीं है, PHORE यानी कि 4 यानी कि स्टॉक। आपको बेसिकली इतना ही याद करना है, रेमस, मेटुला और स्टेरिगमेटा ही लर्न करना है। रेमस सबसे एंड वाली ब्रांचिंग, मेटुला बीच वाली और अल्टीमेट इज स्टेरिगमेटा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। स्टेरिगमेटा, रेमस, मेटुला, रेमस। अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछता है कि कोनिडिया आर बॉर्न ऑन, तो आपका आंसर क्या होगा? योर आंसर शुड बी इट इज बॉर्न ऑन स्टेरिगमेटा, दैट इज व्हाट यू शुड बी सेइंग, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स टॉक अबाउट, लिख दिया मैंने, इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है, इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है मैंने, दिखाई दे रहा है, इट शुड बी विजिबल, है ना। इंपॉर्टेंट लिख दिया, इसको कर लेना यार। अच्छा, तो हमने क्या कंप्लीट किया? हमने कंप्लीट किया, हमने अभी तक कितने पॉइंट्स लिखे? 1 2 3, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट, वी हैव टॉक्ड अबाउट फोर्थ पॉइंट, दैट इज एसेक्सुअल स्पोर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्सुअल स्पोर। तो यार मैंने कहा ना, मोड ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी जो बाद में करेंगे, लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर देखो यार, एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। अब सेक्सुअल स्पोर कौन सा है अभी हम करते हैं, ठीक है। आ जाओ यार नेक्स्ट पेज पे, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे अपनी कॉपी में। अगेन यू विल राइट डाउन, दोबारा से मेरे को करनी पड़ रही है, तुम्हारे पास तो शायद एक पेज में जगह होगी, तो मैं लिख लेती हूँ। ओमाइसीट्स, ज़ाइगो माइसीट्स, एस्को माइसीट्स, ओमाइसीट, ज़ाइगोमाइसीट, एस्कोमाइसीट, बेसिडियो माइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स, ठीक है। Now we will write about the sexual spore, ठीक है। पॉइंट नंबर क्या होगा? पॉइंट नंबर 5 होगा, दैट इज सेक्शुअल स्पोर। सेक्शुअल स्पोर क्या होगा? वी हैव टू रिमेंबर द नेम्स, आई विल मेक यू ड्रॉ देम ऑल्सो, लेकिन अभी आप लोग इसका नाम लिखते जाओ। ओमाइसीट्स में सेक्शुअल स्पोर का नाम है oospore, वो कैसे बन रहा है मैं अभी समझा दूंगी, आप लिखते जाओ। ज़ाइगोमाइसीट्स में सेक्शुअल स्पोर का नाम है ज़ाइगोस्पोर, ठीक है, ज़ाइगोस्पोर। एस्कोमाइसीट्स में सेक्शुअल स्पोर का नाम है एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोमाइसीट्स में इसका नाम है बेसिडियोस्पोर। ड्यूटेरोमाइसीट्स में क्या लिखूं? ड्यूटेरोमाइसीट्स में कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज ही देखने को नहीं मिलती है। अब आपका सवाल होगा, मैम ये oospore कैसे बना, ये ज़ाइगोस्पोर कैसे बना, एस्को कैसे बना, बेसिडियो कैसे बना? तो यार इसका भी मेरे पास आंसर है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखेंगे मोड ऑफ, या फिर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यार आप लोगों ने आज तक उस वर्ड का नाम सुना है कभी? वो जो 3 वर्ड्स होते हैं, मैजिकल वर्ड्स नहीं, तीसरे 3 वर्ड्स, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी, सुना है? सुना ही होगा। आइसोगैमी मतलब 2 गैमेट सिमिलर इन साइज फ्यूज़ कर रहे हैं, एनाइसोगैमी कुछ चेंज है, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा गैमेट, या दोनों का साइज़ बराबर है लेकिन एक में फ्लैजिला है दूसरे में फ्लैजिला नहीं है। और ओगैमी यानी कि फीमेल, जैसे ह्यूमंस में होता है कि दैट फीमेल सेक्स ऑर्गन इज़ अ लार्ज स्टेशनरी, जैसे एग है, लेकिन मेल स्पर्म है ना, वो कैसा होता है? वो होता है मोटाइल, है ना, और स्मॉल होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओगैमी। तो यार oospore जो बनता है ना, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय दोज 3 मेथड्स, एनाइसोगैमी, ओगैमी, मतलब उससे होता है। और दैट पर्टिकुलर टर्म, इन तीनों को हम किसके अंदर रखते हैं? इन तीनों को हम बोलते हैं प्लानोगेमेटिक फ्यूजन। अभी लिखवा रही हूँ, डायग्राम भी दिखाऊंगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ लिखो प्लानोगेमेटिक फ्यूजन। ऑल्सो एक और तरीका है जिसको आप बोलते हो गैमीटेंजियल
कॉन्टैक्ट, फोटो दिखाती हूँ, ठीक है। क्या लिखा हम लोगों ने कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं, प्लानोगैमेटिक फ्यूजन एंड गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है, ताकि आप लोग घबराओ ना। चलो मैं आपको फोटोज़ दिखाना शुरू करती हूँ। ये लो जी, सारी चीज़ें एक साथ नहीं देखनी है, जितना जितना बोलूँगी बस उतना देखो यार। ये देखो, आइसोगैमी, दो गैमेट्स का साइज बराबर, एनाइसोगैमी एक बड़ा एक छोटा। ओगैमी में देखो एग दिखाया हुआ है, ओगैमी में क्या किया हुआ है, ये देखो एग को दिखाया हुआ है लार्ज और स्पर्म को दिखाया है स्मॉल, ठीक है यार। ये जो तीनों चीज़ें आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी, इन तीनों को आप लोग एक वर्ड देते हो, दैट इज कॉल्ड प्लानोगैमेटिक, प्लानोगैमेटिक फ्यूजन। प्लानो का मतलब होता है मोटाइल, ठीक है, मोटाइल गैमेट्स का फ्यूजन, सो दैट इज प्लानोगैमेटिक फ्यूजन। ये तीनों चीज़ें हो सकती है। देन हमने एक और वर्ड वहाँ पे लिखा, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। बेटा एक वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। बोल मैम बहुत सारे वर्ड याद करने पड़ेंगे, यार याद तो करना ही पड़ेगा, नोट्स बनाने, नंबर चाहिए, सब करेंगे, ठीक है यार। गैमेटेंजिया वर्ड का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन का दूसरा नाम है, ठीक है। खासकर जो हम यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं, यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन्स की, ह्यूमंस में नहीं बोलना है, प्लांट में भी नहीं बोलना है, एंजियोस्पर्म में, यूनिसेल्ड वालों को, ठीक है। तो यार अगर कभी कभार गैमेटेंजिया आपस में पास आ रहे हैं, जैसे यहाँ देखो, ये मान लो एक मेल गैमेटेंजिया है, इसको मैं प्लस से दिखा रही हूँ, और ये एक फीमेल गैमेटेंजिया है, इसको मैं माइनस से दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो यार यहाँ पे बड़े सारे गैमीट्स हैं, यहाँ पे भी गैमेट्स होंगे, फीमेल गैमेट्स, ये दोनों फ्यूज ही कर जाएंगे, ठीक है, या कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, सिंपल कॉन्टैक्ट में अगर आ गए, ठीक है। सॉरी, आई हैव यूज द रॉन्ग इमेज, आई हैव यूज द रॉन्ग इमेज, दिस इज नॉट ये वाला, नॉट दिस वन, दिस इज कॉप्यूलेशन, दिस वन। यार यहाँ पे देखना, इस फोटो में देखना, दिस इज ऊगोनियम, ऊगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन, और एंथ्रीडियम दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन। यार ये दोनों सिर्फ कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, दोनों की आइडेंटिटी खराब नहीं होगी। ये देखो मेल गैमिट यहाँ जा रहा है, मेल गैमिट यहाँ जा रहा है फीमेल के पास, तो यार ये जो तरीका है इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं, जी स्टैंड्स फॉर गैमेटेंजियल, और कॉन्टैक्ट मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट हुआ, दोनों के सेक्स ऑर्गन्स की आइडेंटिटी बराबर रही, सेक्स ऑर्गन्स की जो आइडेंटिटी है वो सही रहे, सेम रहेगी, वो खराब नहीं होंगे, ठीक है। देन दिस वन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी यार, दिस इज कॉल्ड गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन का मतलब दोनों की आइडेंटिटी मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यार यहाँ से गैमेट्स है, यहाँ पे भी गैमेट्स है, ये दोनों ना फ्यूज़ कर जाएंगे, और थोड़ी देर में आपको स्ट्रक्चर पता है कैसा दिखेगा, एक कॉमन स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ये जाइगोट होगा, यहाँ पे जाइगोट होगा, तो यहाँ पे दोनों में क्या हुआ, फ्यूजन हो गया, सो दिस इज कॉल्ड गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन, ये गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन होता है, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट, या चलो हम धीरे धीरे करके वहाँ पे लिखते रहते हैं साथ साथ में, ऐसे नहीं तो आप घबरा जाओगे कि मैम ये मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, घबराओ मत। यहाँ पे आ जाओ, हमने यहाँ तक लिख लिया है, यहाँ तक आसान है ज़िंदगी कि मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लानोगैमेटिक फ्यूजन, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, दोनों ने अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर रखी है, दोनों में से किसी का शक्ल चेंज नहीं होगा, वो नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। सो दैट वाज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। नाउ जाइगोमाइसीट्स में कैसे, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स है, यहाँ पे जो मीन्स है दैट इज, लिखिए अपनी कॉपी में, गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन, जिसमें आइडेंटिटी गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन, एंड देयर कैन बी कॉन्जुगेशन एज वेल, जैसे बैक्टीरिया में होती है, कॉन्जुगेशन भी होगी, लिख लो बस, इतना नाम लिख लो, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स में क्या क्या हो रहा है, इसमें गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन होगी, गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन, गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन हुई, ठीक है, एंड देयर विल ऑल्सो बी स्पर्मेटाइजेशन। क्या होता है अभी समझाऊंगी, ठीक है, स्पर्मेटाइजेशन, एंड देयर ऑल्सो बी सोमैटोगैमी। समझाओ, देखो गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन तो हमको बताइए कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स की आइडेंटिटी कैसी रही, सेम रही, खराब नहीं हुई किसी की भी आइडेंटिटी, ठीक है, गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन के अंदर। और क्या हुआ इसके अंदर,
दोनों की आइडेंटिटी खराब हो गई, कॉन्टैक्ट में नहीं होती थी, कॉन्टैक्ट सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पे कॉपुलेशन है। अब 2 और वर्ड्स आ गए, स्पर्मेटाइजेशन और सोमैटोगैमी। क्या होता है अभी करते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू। यार वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बट आई थिंक एक बार में आपके नोट्स बन जाएंगे। 1 शॉट वीडियो है ये एक हिसाब से, पर डिटेल्ड, नॉट उड़ाया कुछ नहीं, बहुत प्यार प्यार से करा रही हूँ ताकि तुम्हारे नोट्स अच्छे बन जाए। कमेंट में मुझे बताना बने भी नोट्स की नहीं बनेगी। मैम आप ऐसे ही पढ़ा रहे हो अपने आप को, पढ़ाते रहो मैम, पढ़ाते रहो ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। चलो नाउ स्पर्मेटाइजेशन क्या है यार, ये देखो स्पर्मेटाइजेशन कुछ नहीं है, ये ना वैसा ही है, ऊगैमी जैसा ही बोरिंग सा है, कुछ नहीं है इसमें कि यार कोई मेल गैमीट सा जो स्पर्मेशियम कहलाता है वो किसी फीमेल सेक्स ऑर्गन पे आ जाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऐसा है, मटके जैसा है, ट्राइकोगाइन जैसा, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटाइजेशन। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत है, इस पर कोई फोटो पे क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपको नाम पता होना चाहिए, तभी कह रही हूँ टेबल याद करो, मस्त बिंदास कर डालो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज, सो दिस वॉज स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन सेम ही है, वही वाली बात है, लेकिन यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन इसकी तरह गोल नहीं है, ये ट्राइकोगाइन है, मटके जैसा है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला ही सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी सबसे आसान है, बताऊँ क्या होता है, बताती हूँ। सोमैटोगैमी का मतलब है, मान लो यार ये एक सेल है, ये एक हाइफे है, ठीक है, ये एक हाइफे है, ठीक है। इस हाइफे में सेप्टेट कंडीशन है, सेप्टेट कंडीशन है, सिंगल सेल्स है, ठीक है, ये ऐसे हाइफे। मान लो एक और हाइफे आया, मान लो एक और हाइफे आया, इसके ऊपर चिपक गया ऐसा। आपको नहीं लग रहा किसी एक सेल में 2 न्यूक्लियस भी पाए जाएंगे? इस वाली सेल में दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस भी है और ब्लैक वाले का भी न्यूक्लियस है, ये वाला। तो यार ये कौन सी कंडीशन होगी, ये कौन सी कंडीशन होगी? 2n कंडीशन है ये? नहीं, ये फ्यूज़ नहीं की है, ये दोनों अलग अलग ही पड़े हुए हैं। सो दिस इज n+n कंडीशन। तो क्या हुआ, 2 वेजिटेटिव सेल्स, 2 हाइफे, सेक्स ऑर्गन नहीं है, नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स ऊपर ओवरलैप करके एक दूसरे के, तो क्या हो गया, n+n कंडीशन आई। लेटर ऑन आगे जाके क्या होगा, ये कभी 2n हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा आगे जाके, ठीक है। पर ये सोमैटोगैमी है, ठीक है। तो हमने तीनों लिख लिया, गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन, सोमैटोगैमी। अब आपको होगी कि मैम आपने यहाँ क्यों बना दिया, क्योंकि यार आसान है, बेसिडियोमाइसीट्स में सोमैटोगैमी ही देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, सोमैटोगैमी देखने को मिलती है, ठीक है, सोमैटोगैमी देखने को मिलती है। अब लास्ट में क्या लिखूँ, व्हाट शुड आई राइट इन द लास्ट, व्हाट शुड आई राइट हियर? काटा कुछ नहीं है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा। इज़ दैट क्लियर, इज़ दैट क्लियर, ठीक है। तो हमें यार काफ़ी हद तक चीज़ें पता चल गई इसके अंदर, वी आर वेरी थरो। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया इस वीडियो को, पर हमें थोड़ी चीज़ें और करनी है एंड देन इट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड ओवर, ठीक है। तो यार हमने क्या क्या लिखा, हमने इनके कॉमन नेम लिखे, हमने इसके टाइप्स लिखे, हमने सेल वॉल लिखा, सेल वॉल लिखने के बाद एसेक्सुअल स्पोर हमने प्यार प्यार से बनाया, सेक्सुअल स्पोर। अब आते हैं वापस इसी बात पे, यार सेक्सुअल स्पोर के नाम आपको याद रखने हैं। यार यही जब चीज़ें हो रही हैं, मान लो ऊगैमी हो रही है, तो ऊगैमी की वजह से ऊस्पोर बना, जाइगोमाइसीट्स में जाइगोस्पोर बना, किस वजह से बना, गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन की वजह से बना, ठीक है। एस्कोस्पोर में एस्कोस्पोर कैसे बना वो मैं अभी बना के दिखाती हूँ, या रीज़न यही होंगे, रीज़न ये होंगे। बेसिडियोस्पोर में बेसिडियोस्पोर कैसे बना, सोमैटोगैमी की वजह से बना, ठीक है। यहाँ तक हमने काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू राइट डाउन इज अबाउट दी डाइकैरियोफेज एंड फ्रूटिंग बॉडीज़। एक चीज़ मेरे को आपको और बतानी है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक है। अभी हम करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर। रुको, चलिए यार, मैंने अभी आपको समझाया कि फंजाई का लाइफ साइकिल कैसा है, इट इज़ हैप्लॉन्टिक, यानी कि इसमें मेन सेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, मेन बॉडी कैसी है फंजाई की, मेन बॉडी कैसी है फंजाई की, मेन बॉडी है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है। आगे जाके ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कोई और हैप्लॉइड सेल मिलेगी, तो क्या होगा,
एक डिप्लॉयड कंडीशन बनेगी और फिर से मियोसिस हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन केस ऑफ फंजाई देयर आर 3 स्टेप्स, ठीक है, देयर आर 3 स्टेप्स इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। लाइफ साइकिल फंजाई का 3 स्टेप्स में डिफाइंड है, 3 स्टेप्स में जस्टिफाइड है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 स्टेप हम लोग लिखेंगे, दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। नंबर 2 वुड बी कैरियोगैमी and number 3rd would be meiosis, number 3rd would be meiosis। कहने का मतलब समझ रहे हो? प्लाज्मोगैमी का क्या मतलब है यार? प्लाज्मोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, दैट वुड बी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म है। कैरियोगैमी यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। एंड मियोसिस का मतलब तो तुम्हें पता ही है, रिडक्शन और डिवीजन, है ना। तो यार मैं ऐसे बताती हूँ, एक लेकिन आपको एक्सेप्शनल स्टेज याद करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे हाइलाइटर ले रही हूँ। आप एक स्पेशल फेज भी याद रखेंगे विच इज़ एक्सक्लूसिवली फाउंड इन सम मेंबर्स, that is called dikaryophase, dikaryophase, dikaryophase भी याद रखना पड़ेगा। ये क्या है? dikaryophase क्या है? dikaryophase बच्चे, it is delayed karyogamy, it is delayed karyogamy। समझाती हूँ, ठीक है। सुनो यार, सबसे पहले एक ये सेल फंगस में हैप्लॉइड सेल है, मैंने बोला ना हैप्लॉइड सेल्स है, मेन बॉडी इसकी हैप्लॉइड होती है, प्लस एक और कोई मेन हैप्लॉइड सेल, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है। क्या हुआ? दोनों पास में आएंगी, दोनों पास में आएंगी, ठीक है। तो पास में आने की वजह से मान लो यार एक का कलर ना अलग ले लेते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। कलर मैं एक का ब्लू से बना रही हूँ, ठीक है, या रेड से बनाते हैं, चलो, ठीक है। ये भी हैप्लॉइड, इसका प्रोटोप्लाज्म रेड कलर का, ठीक है, इसका प्रोटोप्लाज्म ब्लैक कलर का। तो यार पहले एक हैप्लॉइड सेल मिले, पास में आए, दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ किया, तो ये देखो ये प्लाज्मोगैमी हुई, ठीक है। दोनों दूसरे वाला रेड वाला भी बनाते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म आया, सो दिस इज प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म ने फ्यूज़ किया। सेकेंड स्टेप शुड बी कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का क्या मतलब है? काले वाले न्यूक्लियस को फ्यूज़ करना चाहिए किसके साथ? रेड वाले न्यूक्लियस के साथ, है ना, फ्यूज़ करना चाहिए रेड वाले न्यूक्लियस के साथ। पर कभी कभार ये स्टेज ना रुक जाती है, कभी कभार ये स्टेज रुक जाती है, डिले हो जाती है। कभी कभार दोनों न्यूक्लियस फटाफट से जाके नहीं चिपकते, ये थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, और इस कंडीशन को आप बोलते हो N+N कंडीशन। तो यार व्हाट इज dikaryophase? Dikaryophase is delayed karyogamy. It is represented by N+N condition. Example, it is seen in ascomycetes. NCERT ने लिखा है ये, आप भी लिखोगे, ascomycetes and basidiomycetes, ascomycetes and basidiomycetes, ठीक है। ascomycetes में भी है, basidiomycetes में भी बनेगा, देखने को मिलेगा। NCERT पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना दो यार, इस पर स्टार बना दो, ठीक है। तो यार N+N कंडीशन है, एंड देन क्या होगा यार, आगे जाके क्या होता है, आगे जाके कभी कैरियोगैमी हो जाएगी, आगे जाके कैरियोगैमी हो जाएगी। और कैरियोगैमी का मतलब है अब कभी इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में मर्ज कर जाएंगे, तो ये ब्लैक वाला न्यूक्लियस भी मर्ज करेगा और ये रेड वाला भी साथ में ही मर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो यार ये कंडीशन क्या होगी? दिस विल बी 2N कंडीशन, यानी कि जाइगोट होगा ये, है ना यार, जाइगोट होगा। आपको पता है जाइगोट विल अगेन अंडरगो मियोसिस, इट विल अंडरगो मियोसिस, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा और दोबारा से इसकी जो सेल्स होंगी वो हैप्लॉइड हो जाएंगी। समझ आ रही मेरी बात? कि पहले 2 हैप्लॉइड सेल्स मिली,
डाइकैरियोफेज आया, N+N कंडीशन आई, फिर कभी N+N कंडीशन ने क्या किया, डिले कैरियोगैमी, डिले खत्म भी होगा कभी, ठीक है, खत्म हो गया, कैरियोगैमी हुई, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हो गया, प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी, विच इज़ बेसिकली द जाइगोट। आगे जाके जाइगोट बोलेगा भैया मेरे को नहीं चाहिए डिप्लॉइड ज़िंदगी, मुझे चाहिए फिर से एप्लॉइड ज़िंदगी क्योंकि मैं फंगस हूँ। तो यार क्या होगा, जाइगोट विल अंडरगो मियोसिस और दोबारा से n कंडीशन रीस्टोर हो जाएगी। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है ना, रिडक्शनल डिवीजन। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ फंजाई की रिप्रोडक्शन, दैट इज प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, डाइकैरियोफेज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मैं पानी पी लेती हूँ, देख लो आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ले लो। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है, ठीक है। तो डाइकैरियोफेज किस में देखने को मिलता है, एस्को और बेसिडियोमाइसीड्स में। नाउ वन मोर थिंग दैट आई एम स्टिल लेफ्ट विद इज़ फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडीज़ का वर्णन मैंने अभी तक नहीं किया, तो आपको मैं ये बता दूं, फ्रूटिंग बॉडीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स में देखने को मिलेगी। तो यार एक बारी इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद हम सीधा सीधा एग्जाम्पल पर अटैक करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं आपको मतलब इफ़ यू सजेस्ट मी इन द कमेंट्स, इफ़ यू रिक्वेस्ट, देन आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है। तो यार ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, लेट्स कम टू, हाँ जी, नाउ लेट्स कम टू द फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन और द सेक्सुअल स्पोर्स यू कैन से, ठीक है। तो यार हम लोग बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ की। फ्रूटिंग बॉडी, यार फ्रूटिंग बॉडी दो टाइप की है, ठीक है। तो यार मैं ऐसे बना रही हूँ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, और हम इसके ना सीधे सीधे पॉइंट्स भी लिख देंगे कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। यार मान लो बच्चे कि ये कोई फंगल हाइफे था, ठीक है, ये कोई फंगल हाइफे था, और यहाँ पे वो एक पॉइंट है जहाँ पे वो डिप्लॉइड जाइगोट बना था, यानी कि 2n कंडीशन आई थी, जाइगोट बना था, ठीक है, कैरियोगैमी हो गई थी। कैरियोगैमी के बाद द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, मान लो कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार क्या हो जाता है कि एक स्ट्रक्चर, एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर जैसा बन जाता है फंजाई के केस में, विच इज़ मोर और लेस लाइक अ सैक। सैक कैसा होता है यार, बोरी जैसी होती है, सिंपल रेक्टेंगल जैसी, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलेंगे, इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे इस फ्रूटिंग बॉडी को? वी विल कॉल दिस स्ट्रक्चर और दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर एज एस्कस। क्या बोलेंगे? एस्कस बोलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एस्कस, ठीक है, एस्कस बोलेंगे। अब यार ये 2n जाइगोट, मान लो यार इस 2n जाइगोट में मियोसिस हो गई, मियोसिस होगी, मियोसिस के लिए ना ऐसे डबल वाला साइन दिखाते हैं, तो कितनी सेल्स बनेंगी? एक मियोसिस से कितनी हैप्लॉइड सेल्स बनती है? 4 बनती है, हमने बचपन में पढ़ा है, 9th-10th में पढ़ा है। तो यार 4 हैप्लॉइड सेल्स विल बी क्रिएटेड, 4 हैप्लॉइड सेल्स विल बी क्रिएटेड, ठीक है। यार व्हाट इफ दीज हैप्लॉइड सेल्स अंडरगो 1 राउंड ऑफ माइटोसिस, मान लो इनमें एक माइटोसिस हुई, एक सिंगल डैश का मतलब माइटोसिस, तो टोटल सेल्स कितनी होंगी? टोटल एंड में हमें क्या मिलेगा? तो हमें टोटल एंड में 8 सेल्स मिलेंगी, 4 से 8 मिलेंगी। तो मैं सीधा यहाँ पे बना दूँ, मैं इस पूरे एस्कस में ना 8 ही दिखाना चाहती हूँ सीधा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 8 हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यार ये जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यार ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो स्पोर्स आप देख रहे हो बच्चों, इसको आप बोलते हो एस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो यार हमने क्या देखा अभी तक कि फ्रूटिंग बॉडी का क्या मतलब है? फ्रूटिंग बॉडी एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर है, रेस्टिंग स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर एस्कस लाइक है तो ये
मतलब ये इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को आप एस्कस बोल सकते हो, या आप इस पूरी फ्रूटिंग बॉडी का नाम रख सकते हो एस्कोकार्प। क्या बोलोगे? एस्कोकार्प। दिस इज वन टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, दिस इज एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प के हमने क्या क्या पॉइंट्स लिखे? एस्कोकार्प कैसा शेप का है? इट इज सैक शेप्ड। ठीक है, कितने स्पोर्स बने? टोटल स्पोर्स कितने हैं? टोटल 8 हैप्लॉइड स्पोर्स, टोटल 8 हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये मुझे बताओ, टोटल 8 हैप्लॉइड स्पोर्स है, और एंडोजेनस या एक्सोजेनस, आर दे फाउंड इनसाइड और आर दे फाउंड आउटसाइड? दे आर फाउंड प्रीटी मच इनसाइड, अंदर की तरफ है, तो एंडोजेनस है, एंडोजेनस है। ठीक है, दे आर प्रीटी मच एंडोजेनस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एस्कोकार्प, और ये देखने को कहाँ मिलता है यार? इट इज सीन इन एस्कोमाइसीड्स, जो अभी अभी हमने टेबल में लिखा। एग्जाम्पल एस्कोमाइसीड्स। ठीक है, इसको हम कहाँ पे लिखेंगे? एस्कोमाइसीड्स में देखेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प क्या है यार? बेसिडियोकार्प एक अलग टाइप की फ्रूटिंग बॉडी है जिसकी शक्ल सूरत अलग है। यार मान लो सेम स्टोरी हुई, ये एक सेल है, यहाँ पे वो 2n कंडीशन हुई, जाइगोट बना। अब यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी, ज़रूरी तो नहीं है हर बारी रेस्टिंग स्ट्रक्चर सैक जैसा हो सकता है वो हनुमान जी की गदा जैसा हो। हनुमान जी की गदा देखिए, उसको क्या बोलोगे? क्लब बोलोगे ना? कौन सा क्लब? जैसे हाँ, उसमें भी बोलते हैं ना ताश के पत्तों में क्लब शेप, तो ये क्लब शेप भी हो सकती है गदा, मतलब फ्रूटिंग बॉडी, है ना? तो यार मान लो ये 2n एक जाइगोट है, और इस जाइगोट में मान लो मियोसिस हो गई। मियोसिस के लिए ऐसे 2 बनाते हैं ना, तो क्या बनेंगे? कितने स्पोर्स बनेंगे? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी। तो मान लो ये 4 सेल्स पहले यहाँ गई, ये बनी 4 सेल्स। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको फिर से वही बोलते हैं स्टेरिगमेटा, और स्टेरिगमेटा से ऐसे खुला स्टेरिगमेटा, और बाहर से ये निकल के ऊपर चला गया, स्टेरिगमेटा बंद। तो यार यही स्पोर्स इधर से खिसकते हुए बाहर आ सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, सो व्हाट आर दीज? दीज आर योर बेसिडियो स्पोर्स, दीज आर योर बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है? क्या शेप फ्रूटिंग बॉडी है? दिस इज क्लब शेप्ड, क्लब शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, क्लब शेप फ्रूटिंग बॉडी। टोटल स्पोर्स कितने बने? हैप्लॉइड स्पोर्स कितने बने? यार याद रखना ये n है, हैप्लॉइड है सारे। ठीक है, ये भी n है, हैप्लॉइड है सारे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, टोटल 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। अच्छा चलो बताओ, एंडोजेनस या एक्सोजेनस? अंदर बन रहे हैं या बाहर बन रहे हैं? ऑफ कोर्स बाहर बन रहे हैं, तो दिस इज एक्सोजेनस, एक्सोजेनस। एंड टेल मी व्हाट, कौन सा मेंबर है, कौन से ग्रुप शो करता है? ये शो करता है बेसिडियोमाइसीड्स। तो एग्जाम्पल बेसिडियोमाइसीड्स। ठीक है, बेसिडियोमाइसीड्स। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से हमने फ्रूटिंग बॉडी के बारे में पढ़ लिया। यही 2 फ्रूटिंग बॉडी आपको आनी चाहिए, और कुछ फालतू वालतू करने की ज़रूरत नहीं है। जितना बता रही हूँ उतना समझ लो। कोई भी क्वेश्चन आता है मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको पता है एस्कोस्पोर्स 8 बने, हैप्लॉइड है, ये कैसे है? ये 4 है, हैप्लॉइड है, और ये एक्सोजेनस, ये एंडोजेनस। यहाँ पे एक माइटोसिस भी हुई थी, यहाँ पे कोई माइटोसिस नहीं हुई थी। ये बेसिडियोमाइसीड्स में, एस्को में ये सैक, ये क्लब शेप्ड। खत्म खत्म। तो मेरे ख्याल से फ्रूटिंग बॉडी शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम नाउ। ऑल्सो यहाँ पे आ जाओ, वापस आ जाओ इस वाली जगह पे। यार डाइकैरियोफेज हमने क्या बोला था? एक ऐसी स्टेज है विच इज़ n+n कंडीशन। यार बच्चे देखना, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ पढ़ाई थी, ये देखो कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि प्राइमरी शॉर्ट लिव्ड, ये सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। तो यार ये वही है ना जो डाइकैरियोफेज से बनी है ना? प्राइमरी वाली तो प्राइमरी माइसिलियम हो रहा है, सेकेंडरी माइसिलियम किससे बनेगा? डाइकैरियोफेज से बनेगा। एंड डाइकैरियोफेज कहाँ पे लॉन्ग लिव्ड है? बेसिडियोमाइसीड्स में।
और कहाँ पे शॉर्ट लिव्ड है, एस्कोमाइसीड्स में। तो यार आप अपनी कॉपी में एक पॉइंट यहाँ पे वो भी डाल सकते हो, यहाँ पे डाल दो, इधर डाल दो, चाहे 6.7 पॉइंट डाल दो इसको, डाइकैरियोफेज, डाइकैरियोफेज, डाइकैरियोफेज। तो यार यहाँ स्टार्टिंग वाले दोनों में तो एब्सेंट ही है, इधर तो है नहीं, ठीक है, इधर तो पहले में तो होगा नहीं, इन दोनों में है नहीं, इन दोनों में है। यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड है पर प्रेजेंट तो है ही, और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे लॉन्ग लिव्ड है, ठीक है, और यहाँ पे फिर से काटा, उसमें तो होगा ही नहीं, ड्यूटेरोमाइसीड्स में तो है ही नहीं। तो 7th पॉइंट डाइकैरियोफेज लिख लो, ठीक है। सो डाइकैरियोफेज लिखा हमने, डाइकैरियोफेज स्टार्टिंग में नहीं है, सिर्फ इधर इन दोनों में है, यहाँ बेसिडियो में लॉन्ग लिव्ड है और यहाँ पे तो है ही नहीं। सो इसके साथ साथ हमारा फंगल क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया है, हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, लेकिन अभी भी बाकी है एग्जाम्पल्स जिस पे सारे के सारे सवाल आते हैं। तो यार अभी फटाफट से हम इनकी एग्जाम्पल्स लिखते हैं और मैं फिर आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट से लर्न भी करनी है एग्जाम्पल्स यार, हमको टाइम का है हमारी ज़िंदगी में इतना। चलो फटाफट से लिखना शुरू करो। स्टार्टिंग में ओमाइसीड्स, इंपॉर्टेंट मेंबर्स के एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ। ओमाइसीड्स, जाइगोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स एंड ड्यूटेरोमाइसीड्स, ठीक है। चलिए आ जाए हम लोग एग्जाम्पल्स बनाते हैं। लेट्स राइट डाउन दी एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एग्जाम्पल्स ऐसे ही लिखना है जैसे टेबल में बनाया था, वैसे ही करेंगे सारी चीज़। सबसे पहली एग्जाम्पल ओमाइसीड्स का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर, दैट इज फाइटोपाइथोरा। फाइटोपाइथोरा, फाइटोपाइथोरा कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। याद रखना पहली मेंबर में हमने लिखा है फाइटोपाइथोरा कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ड्यूटेरोमाइसीड्स में एक मेंबर लिखूंगी एल्ब्यूगो, वो कॉज करेगा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो याद रखना पहले वाला करता है लेट ब्लाइट, ठीक है। तो फाइटोपाइथोरा कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फटाफट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है जी। सेकेंड मेंबर हम लोग लिखेंगे, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो याद रख लो। एल्ब्यूगो कॉजेज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफर्स यानी कि वीट वाले, ठीक है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। फिर आता है जाइकोमाइसीड। जाइकोमाइसीड के एग्जाम्पल बहुत आसान है यार, वही वाला तुम्हारा ब्रेड वाला, ठीक है। राइजोपस, राइजोपस तो आपको पता ही है क्या है यार, इसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, कुछ कमाल की बात नहीं है इसमें। ब्रेड मोल्ड एंड काउडंग पे, गोबर पे ग्रो करने वाला कौन है, म्यूकॉर। म्यूकॉर क्या है यार, इट इज अ डंग मोल्ड। कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस एनसीईआरटी ने लिखा है, लिखो आप लोग भी, डंग मोल्ड है ये, डंग मोल्ड। फिर आ जाती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एस्कोमाइसीड्स की और बेसिडियोमाइसीड्स की। एस्कोमाइसीड्स की एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे, लिख जाओ, पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, एस्परजिलस बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, लिखते रहते हैं। लिखिए नंबर 1 एस्परजिलस, एस्परजिलस। यार एस्परजिलस का क्या काम है, वाई इज इट नोन, एस्परजिलस कॉजेज सो मेनी थिंग्स यार। इसको ना लैब वीड भी बोलते हैं, लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और टॉक्सिन्स भी बनाता है, एफ्लाटॉक्सिन्स भी बनाता है। सो कॉमनली कॉल्ड लैब वीड, इसलिए मशहूर है ये लैब में, लेबोरेटरीज में। बाकी फालतू की पेट्री डिशेस में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला यही है, एस्परजिलस, ठीक है। सेकेंड आप लोग लिखेंगे क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परप्यूरे, क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स परप्यूरे क्या करता है पता है, ये कॉज करता है इरगॉट ऑफ राय
और कई बारी जो जैसे कैटल्स वगैरह नहीं होती, गाय भैंस, वो अगर इसको खा लेना तो उनमें वो हो जाती है, मिस कैरेज हो जाती है उनकी। तो यस, क्लेविसेप्स परप्यूरे कॉजेज इरगॉटिज्म ऑफ राई। इरगॉट क्या है, अब आपको इसमें नहीं जाना है मैम। इरगॉट क्या होता है यार, काले काले से स्ट्रक्चर होते हैं जो ना पत्तों के ऊपर आ जाते हैं। आपको बस नाम याद करना है, नाम गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कैसे सवाल आएंगे। क्लेविसेप्स लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर यू कैन राइट डाउन इज न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा की तारीफ़ें तो हमने सुनी ही हैं, और कितनी तारीफ़ें चाहिए है ना यार। न्यूरोस्पोरा इज़ कॉल्ड एज, इसमें सबसे ज़्यादा फंडे डिराइव हुए हैं, ठीक है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब आधे बच्चे बोलेंगे मैम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला, प्लांट थोड़ी ना ये। पर यार जब कभी जो है जिस टाइम पे किंगडम फंजाई अलग नहीं हुआ था ना, तो इसको अलग प्लांट में ही रखते थे तब का, लेकिन न्यूरोस्पोरा डिफाइंड है। तो इट इज़ कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। फंडों के लिए ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाना, एक ब्लू का पेन ले लेना, एक रेड पेन ले लेना, ताकि आपको भी डिफ्रेंशिएट हो पाए, ठीक है। न्यूरोस्पोरा, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट यू कैन रिमेंबर इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नहीं होगा, पेनिसिलिन होगा यार। पेनिसिलियम लिखते हो तो वो दवाई का नाम है, पेनिसिलिन लिखते हो, पेनिसिलिन क्राइसोजेनम, पेनिसिलिन नोटेटम, तो वो समझ में आता है वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या है, तो इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा क्या नो, ये एंटीबायोटिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एंटीबायोटिक है ये, नॉट अ बिग डील, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट यू कैन रिमेंबर इज मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स नंबर 6 इज ट्रफल्स। मॉरल्स और ट्रफल्स को ना एडिबल डेलिकेसीज है, ये खाया जाता है, एडिबल है ये, खाया जाता है, सैंडविच वगैरह में भी डाल के खा सकते हो, ठीक है। ट्यूबर एस्टिवम कहते हैं एंड मॉर्शेला कहते हैं मॉरल्स को, ठीक है। तो हमने ये लिख लिए इसके मेंबर्स। नाउ इस बेसिडियोमाइसिट्स, इसके एग्जाम्पल भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर 1 यू कैन रिमेंबर ऐसे, यूएस में PR, याद रहेगा, यूएस में PR, यूएस में परमानेंट रेजिडेंस है ना। तो U स्टैंड्स फॉर अस्टिलागो, मैं अभी अच्छे से लिखूंगी, आप पहले रट्टा लगाओ। अस्टिलागो, US, अस्टिलागो को बोलते हैं स्मट फंजाई, पक्सीनिया को बोलते हैं रस्ट फंजाई, ठीक है। तो यूएस में PR याद रखो, फिर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। हम इसको क्लीन करके लिखते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर वी गोना डू, वी आर गोना राइट दिस थिंग, ठीक है। नंबर 1 हम लोग लिखेंगे, नंबर 1 लिखो यू अस्टिलागो। देखो बेटा, मैं आपकी इसमें तो कोई मदद नहीं कर सकती हूँ कि मैम इतने बड़े बड़े नाम हम कैसे याद करें यार, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि आपको याद हो जाए। तो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू डू दैट, आई होप इट हेल्प्स, इट शुड हेल्प। अस्टिलागो इज कॉल्ड US में PR स्मट फंजाई, ठीक है। एंड देन अस्टिलागो, सेकेंड इज US में PR पक्सीनिया, PUCCNIA, पक्सीनिया इज कॉल्ड रस्ट फंजाई, इट इज कॉल्ड रस्ट फंजाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, इस पे सवाल ज़रूर आते हैं। अदरवाइज कुछ और मेंबर्स भी हैं, जैसे ब्रैकेट फंजाई हो गए, लकड़ी पे ग्रो करने वाले, ब्रैक्ट फंजाई बोलते हैं इसको, ग्रोज ऑन लॉग्स ऑफ वुड पे ग्रो करने वाले, ठीक है। ब्रैकेट फंजाई को टॉड स्टूल्स हो गए, यस टॉड स्टूल्स हो गए, तुम्हारा एमैनिटिन हो गया जो पॉइजनस था ना। तो नेक्स्ट मेन यही दो हैं, फिर भी लिख देती हूँ, टॉड स्टूल्स, एमैनिटिन जिसको डेथ करने के लिए यूज़ किया गया था, एमैनिटिन सीजेरिया का। सो दैट्स इज व्हाट आई कैन रिमेंबर। एंड एक जैसे कुरकुरे पफ बॉल होता है ना, एक पफ बॉल भी है। तो अब यार बहुत लिस्ट इज़ लॉन्ग, आई विल नॉट राइट ऑल ऑफ देम। पफ बॉल कुरकुरे नहीं है, ये पफ बॉल बेसिडियो कार्ब्स है, ठीक है। इनको बस इतना ही लिखो, मेन ये दो थे, ठीक है, इसके मेंबर ज़्यादा आते हैं। और लास्ट इज ड्यूटेरोमाइसीड्स, इसमें मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया, फाइटोपाइथोरा कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। देन यहाँ पे आप लोग याद रखोगे ऑल्टरनेरिया, मेरे ख्याल से मैंने नाम पहले ठीक लिया था, नहीं लिया तो आप करेक्ट कर लेना। ऑल्टरनेरिया कॉजेज, यहाँ पे क्या कर रहा था, लेट ब्लाइट,
यहाँ पे ये कॉज करेगा अर्ली ब्लाइट, इट कॉजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो यार इसमें कंफ्यूज होने का स्कोप होता है बच्चों को लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट में। तो याद रखना लास्ट वाला मेंबर कॉज करेगा अर्ली ब्लाइट और फर्स्ट वाला मेंबर कॉज करेगा लेट ब्लाइट, ठीक है। देन इज कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम ये कॉज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है, दैट इज कोलिटोट्राइकम। एंड देन व्हाट वी हैव इज नेक्स्ट वन इज ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। या ट्राइकोडर्मा क्या कॉज करता है, स्किन डिजीज कॉज करता है, नाम से याद कर लो ना, डर्मा का मतलब स्किन डिजीज हो गई, ठीक है, स्किन डिजीजेस, एथलीट्स फुट टाइप कॉज करता है स्किन डिजीज, ठीक है, एथलीट फुट्स टाइप कॉज करता है, ठीक है। तो यार हम लोगों ने ये एग्जाम्पल्स लिख लिए। अब मैं आपको बताती हूँ पता है क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। एग्जाम्पल में आपको मैं देती हूँ, क्वेश्चन आपको बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ स्पोर इज फाउंड इन पेनिसिलिन। ऑप्शन 1 एस्कोस्पोर, ऑप्शन 2 बेसिडियोस्पोर, ऑप्शन 3 ऊस्पोर, ऑप्शन 4 जाइगोस्पोर। क्या आंसर होगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों से, पूछे जाएंगे। तो मतलब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा बेटा बताओ, बेटे प्यार से बताओ कि क्या बेसिडियोमाइसीड्स में सेक्सुअल स्पोर का नाम बेसिडियोस्पोर होता है, बोलो हाँ या ना। ऐसा कोई नहीं पूछने वाला, ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आएंगे तुमसे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मेरे दिमाग में आ गया, मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ इनके नंबर दे दिए, नाम दे दिए, एस्परजिलस लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, या चलो लेट मी ड्रॉ वन क्वेश्चन फॉर यू सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर दिस, ठीक है। अभी बना रही हूँ क्वेश्चन, मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में, बट आई थिंक आई शुड गिव यू दिस क्वेश्चन। Aspergillus, penicillin, Neurospora, Leviceps, Astilago, ये दे दिए डब्बा, डब्बे वाले क्वेश्चन आते हैं नीट में कई बारी, और भी मान लो और भी कुछ और हो गया, ठीक है। अस्टिलागो और एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, तुमसे पूछ लेंगे हाउ मैनी ऑफ दीज विल हैव अ लॉन्ग लिव्ड डाइकैरियोफेज, ठीक है, ऐसे तुमसे पूछ लेंगे। और ऑप्शंस में लिखा होगा, आंसर कह रहा है, ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कह रहा है 2, बी ऑप्शन कह रहा है 6, ऑप्शन सी कह रहा है 5, ऑप्शन डी कह रहा है 1। क्या आंसर होगा इसका? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? कंफ्यूज हो गए? तो यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इतनी चीज़ें आपकी वर्कआउट हो जानी चाहिए कि इसमें से एस्परजिलस क्या है, इसमें से पेनिसिलिन क्या है, इसमें से न्यूरोस्पोरा कौन है, क्या है क्या नहीं है। तो यार पहले हमने क्वेश्चन में ये देखना है, बोला है हाउ मेनी ऑफ दीज विल हैव अ लॉन्ग, समथिंग हैज़ ब्रोकन डाउन, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, सॉरी, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। आई थिंक समथिंग इज़ ब्रोकन, ओके विल सी दैट लेटर ऑन। हाँ जी, मैं क्वेश्चन में बोल रही थी, कभी कभार हो जाता है ऐसा, ओके। तो मैं ये बोल रही थी कैसे पूछा है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल हैव अ लॉन्ग लिव्ड डाइकैरियोफेज। तो यार लॉन्ग लिव्ड किसके अंदर होगा, एस्कोमाइसीड्स में होगा या बेसिडियोमाइसीड्स में होगा? यार अभी हमने नहीं पढ़ा कि बेसिडियोमाइसीड्स विल हैव अ लॉन्गर लिव्ड डाइकैरियोफेज, हमने अभी पढ़ा था। ये देखो, डाइकैरियोफेज लॉन्ग लिव्ड इन बेसिडियोमाइसीड्स, पहले तो हमने ये दिमाग चलाया, फिर हमें ये याद करना था
इनकी एग्जाम्पल्स। तो यार ये सारे एग्जाम्पल्स में अस्टिलागो को छोड़ के ये सब थे एस्कोमाइसीड्स, और एक और मैंने लिख दिया था ऑल्टरनेरिया, है ना, एक और लिख दिया था मैंने ऑल्टरनेरिया, ये वाला। तो यार ये है एस्को, ये है एस्को, ये है एस्को, ये भी है एस्को, सिर्फ ये वाला है बेसिडियो। दिस इज बेसिडियोस्पोर, दिस इज बेसिडियो, दिस इज ड्यूटेरो। ठीक है, तो आपका दिमाग चल जाना चाहिए था। लॉन्ग लिव्ड सिर्फ यानी कि क्वेश्चन में तुमसे बेसिडियोमाइसीड्स के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यार बेसिडियोमाइसीड तो केवल एक ही है, अस्टिलागो ही है। देयरफॉर द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। समझ आया? सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन नीट एग्जाम। दे आर नॉट वेरी डायरेक्ट, समटाइम्स दे आर डायरेक्ट, समटाइम्स नॉट वेरी डायरेक्ट। लेकिन हमें तो यार सबके लिए तैयारी करनी है ना। हमारे लिए हर एक क्वेश्चन, हर वो 4 मार्क्स उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि 20 नंबर या कुछ और है। क्योंकि यार छोटी छोटी चीज़ों से तो एक लार्ज सक्सेस बनती है। एक एक क्वेश्चन को सीरियसली करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और वही सही तरीका भी होना चाहिए। सो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको इन सारे नोट्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम एबल टू हेल्प यू गाइज। ठीक है, चलो यार शेयर वेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपका कुछ भला हुआ, वीडियो में वैल्यू ऐड हुई। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए, उस बच्चे के लिए जो कहीं से नोट्स नहीं बना पाया। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना वुड यू वॉन्ट मी टू टीच। आई वुड लव टू ब्रिंग दैट। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, बिकॉज यू आर केपेबल। बाय।